श्री जेनो, अगर आपकी दादी की हालत बहुत खराब है तो हमें उनके इलाज के लिए दवा की लत छोड़नी है। आपके दिए गए पैसे 2 महीने के लिए काफी हैं, लेकिन और पैसे नहीं हैं तो मैं वादा नहीं कर सकता कि इसके बाद इलाज जारी रहेगा। डॉक्टर एजारा ने आपातकालीन कक्ष के बाहर जेनो को सामा किया। मैं समझ गया, डॉक्टर साहब। मैं उनके सभी मेडिकल बिलों का भुगतान करता हूँ। कृपया मेरी नानी का कहना याद रखें। मैं वादा करता हूँ कि हर महीने सभी बिलों का भुगतान करता रहूंगा, जेनो ने विनती की। वह अत्यंत दुखी था। 22 घंटे पहले ही एक दुर्घटना में उसने अपने माता पिता को खो दिया था। आज उनकी शादी की 24वीं सालगिरह थी। वे उन्हें एक ग्राहक के घर से ले जा रहे थे ताकि सभी सामूहिक उत्सव मना सकें, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें एक भयानक घटना का सामना करना पड़ा। उनके माता पिता की मृत्यु बिना किसी अंतिम विदाई के हो गई, जबकि उनकी नानी गंभीर रूप से घायल हो गईं और अब कोमा में हैं। यह सब आप पर निर्भर है, आपके वादे पर आपका विश्वास है। शुभकामनाएं, डॉक्टर एजरा ने कहा और उसे आधे रास्ते में खड़ा करके छोड़ दिया गया। जेनो कहाँ खड़ा था, मानो उसकी पूरी दुनिया उसकी कहानियां बिखर रही हो। उसे खोया महसूस हो रहा था। अपने जीवन के 30 वर्षों में यह पहली बार था जब वह अकेले रह रहे थे। वह हमेशा अपने प्यारे माता पिता और अपनी प्यारी नानी से मिलती रहती थी। अब वह अनाथ हो गया था और अपने इकलौते परिवार के सदस्य के साथ बिस्तर पर था, जिससे वह बहुत प्यार करता था। अपनी नानी की प्रेरणा से उनका साहस डगमगा उठा। वह अपनी नानी का इलाज सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करती है। वह उन्हें मृत्यु नहीं दे सका। इस बार उसका नजदीकी विकल्प था। उसे अपने माता पिता के साथ इतना मौका नहीं मिला था। उसने कहा कि मानव को संजोकर कॉलोनी में इकट्ठा किया गया था और उसके लिए लड़ेगा, जिसे इस ब्रह्मांड ने अपने पीछे छोड़ दिया था। सेबेस्टियन ओरियन ने अपनी चप्पलें, कस्टम मेड काली शर्ट और काली पैंट पहने हुए थे। उनके चमकीले काले जूते और उनकी कस्टम शैली वाली रोलेक्स घड़ी ने उनके ठंडे, डरावने अरबती माफिया लुक को पूरा किया। उनकी लंबी कदकाठी और सिख नैनंक्ष अपनी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। उनके बाल करीने से प्यारे थे और पीछे की ओर संवारे थे। उनकी त्वचा के दोनों ओर आंखों के ठीक ऊपर केवल दो लंबे दृश्य हुए थे। वह अपने विशाल महल के सामने खड़े होकर अपनी सवारियों का इंतजार कर रहा था। सर, गाड़ी तैयार है, काले रंग के कपड़े पहने एक व्यक्ति ने ईयरपीस के माध्यम से यह जानकारी दी। उसके नाम की नंबर प्लेट वाली एक काली लेम्बोर्गिनी धीरे धीरे उसके सामने आकर रुकी और उसके दरवाजे पक्षी के पंख की तरह धीरे धीरे और सहजता से खुल गए। इससे पहले कि उसने नीचे उतरते पाताल से एक बोतल नाव की आवाज निकाली, उसने उसे रोक दिया। पापा, मैं इस बार आपके साथ क्यों नहीं आ सकता? 4 साल का एक लड़का अपने छोटे हाथों में अपना छोटा सा सूटकेस लेकर बड़े घर से बाहर भागा। वह बिल्कुल छोटे सेबेस्टियन जैसा दिखता था। उनके पिता के चेहरे की मजबूती उनके चेहरे की नकल थी और उनकी आभा भी बिल्कुल असली थी। काले कपड़े पहने सभी लोग उस लड़के को देखकर डर गए। वे जानते थे कि उनके बॉस को यह बिल्कुल पसंद नहीं था जब कोई अपने कर्तव्य में लापरवाही करता था, और वे भी लापरवाही कर बैठे थे। उन्होंने 1 सप्ताह पहले ही उन्हें निर्देश दिया था कि वे लड़के को व्यस्त रखें और उनके व्यापारिक दौरे पर जाने से पहले उसके लिए एक अस्थायी दाई का इंतजाम कर लें। लेकिन वे असफल रहे। कोई भी सेबेस्टियन ओरियन से दाई का काम नहीं लेना चाहता था। वे उससे डरते थे, इस बात से भयभीत थे कि अगर वे उसके इतने करीब काम करेंगे तो उनके साथ क्या हो सकता है। ऐसी अफवाहें हर तरफ फैल रही थीं कि जिन लोगों ने उसे नाराज किया था, वे अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गए। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उसके घर में काम करने का जोखिम उठाए। माफ कीजिए बॉस, मैंने आपको निराश कर दिया। मैं हर तरह की सजा स्वीकार करती हूँ। उनकी सहायक इडा दौड़कर उनके सामने झुकी और उनकी कमियों का दोष अपने ऊपर ले लिया। इडा यह कहने की हिम्मत नहीं कर पाई कि वह किसी को इसलिए नहीं ढूंढ सकी क्योंकि उन्होंने कहा कि वे डरे हुए हैं। उसके बॉस का मानना था कि उसने जो रकम ऑफर में रखी थी, उससे कोई भी आकर्षित हो जाएगा। सेबेस्टियन को पता था कि उसके बेटे के लिए नैनी क्यों नहीं मिल पा रही थी। उसने भी अफवाहें सुनी थीं, खैर पूरी तरह से अफवाहें नहीं।
उसने केवल सिर हिलाया और अपने गुस्से में भरे बेटे की ओर मुड़ गया। केन, फ्रांस के राष्ट्रपति से समझौता होते ही मैं वापस आ जाऊंगा, यह कहते हुए वह अपने बेटे के स्तर तक झुका और उसके बालों पर हाथ फेरा। केन ने केवल मुंह फुलाया और अपना चेहरा अपने पिता से दूर कर लिया। नैनी तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। पिछली बार की तरह जिद्दी मत बनना। ठीक है, सेबेस्टियन ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा। जो भी हो, केन विपरीत दिशा में मुड़ा और लड़खड़ाते हुए वापस घर में चला गया। उसके आदमियों को पता था कि उसका बेटे ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे अपने बॉस के साथ अपनी मर्जी से बात करने और व्यवहार करने का अधिकार था। किसी भी अन्य व्यक्ति को दफना दिया जाएगा। दोगुनी कीमत इडा, सेबेस्टियन ने अपनी गहरी आवाज में आदेश दिया। जी सर, इडा ने उत्तर दिया। जेनो अभी अभी बॉक्सिंग रिंग से नीचे उतरा था। उसके सुगठित मर्दाना शरीर से पसीना टपकता हुआ दिखाई दे रहा था, जिससे उसकी त्वचा में चमक आ रही थी। एक बार फिर वह विजयी होकर उभरे। रिंग के चारों ओर लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो उनका उत्साह बढ़ा रहे थे और उनके नाम का बैनर लहराते हुए उसे धीरे धीरे बाएं से दाएं घुमा रहे थे। वे अपनी शर्त जीतने से खुश थे। जेनो को खुशी थी कि उसके इतने सारे समर्थक थे। इसका मतलब था कि बहुत से लोगों ने उस पर दाव लगाया था। उसे यकीन था कि आज रात उसे भारी भरकम रकम मिलेगी। उसने अपने प्रतिद्वंदी के बॉस की बात अनसुनी कर दी, जो उस पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाने और पुनर्संयोजन की मांग करने में व्यस्त था। वह बूढ़ा आदमी बिल्कुल पागल था। जब उसका प्रतिद्वंदी रिंग में बेहोश पड़ा था तो वह रीमैच की मांग कैसे कर सकता था। वह उस लालची बूढ़े आदमी का मनोरंजन करने के मूड में नहीं था। वह बस अपने बॉस से मिलना चाहता था और रात के लिए पैसे निकालना चाहता था। उसे अपनी नानी के मेडिकल बिलों के लिए जितने पैसे मिल सकते थे, उतने की जरूरत थी। अपने बॉस के पास जाते हुए उसने अपनी काली कमीज को अपने सिर के ऊपर से खींच लिया। मिस्टर रिको, जेनो ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को पुकारा जो उसका समर्थन कर रहा था और एक ऐसे युवक से बातचीत कर रहा था जो देखने में धनवान लग रहा था। आह जेनो, बढ़िया लड़ाई लड़ी लड़के, श्री रिको ने उसके कंधे पर थपथपाया, जिससे वह दर्द से कराह उठा। उफ, जेनो ने कराहते हुए कहा। ओह माफ कीजिए बेटा, मैं भूल ही गया था कि यह एक मुश्किल सवाल है, श्री रिको ने हंसते हुए कहा। कोई बात नहीं, जेनो ने जवाब दिया। ये हैं मिस्टर निकोलस, आप इन्हें अक्सर देखते रहेंगे। निकोलस, ये हैं जेनो, ये हमारे यहाँ के सबसे अच्छे बॉक्सर हैं। मिस्टर रिको ने इतना ही कहा और जेनो को मिस्टर निकोलस से दूर खींच ले गए। उन्होंने दोनों को आपस में अभिवादन करने का मौका तक नहीं दिया। ये लो बेटा, आज रात का मुकाबला शानदार रहा। उसने जेनो को एक हल्का लिफाफा थमा दिया। अगले हफ्ते अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना मत भूलना, मेरे लिए और पैसे लाना। हाँ हाँ हाँ, श्री रिको जोर से हंसे। जेनो को इसमें कोई हैरानी नहीं हुई। वह बस अपने हाथों में पकड़े हल्के लिफाफे को तौलता हुआ खड़ा रहा। उसे पहले से ही पता था कि अंदर कितने पैसे हैं। चाहे मुकाबला कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे $20 से ज्यादा कभी नहीं मिलते थे। यह कम था, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। जब भी वह वेतन बढ़ाने के लिए कहता, उसे हमेशा यही कहा जाता कि सारा पैसा रखरखाव और किसी ऐसे अधिकारी को रिश्वत देने में चला जाता है जिसने उन्हें अवैध मुक्केबाजी चलाने की इजाजत दी थी। उसने जो कुछ भी उसे दिया गया, उसे स्वीकार करने का सहारा लिया। वह अनुचित नहीं बनना चाहता था। धन्यवाद रिको, उसने लिफाफा अपनी शॉर्ट्स की जेब में रखा और चला गया। कभी भी बेटा, कभी भी, श्री रिको ने जाते हुए अपने साथी से कहा। इमारत के बाहर पुरुषों और महिलाओं को धूम्रपान करते और बातें करते देखा जा सकता था। अरे देखो, ये रहा हमारा चैंपियन, लड़कों के बीच से एक लड़की ने कहा। उसने स्पोर्ट्स ब्रा और ढीली जीन्स पहनी हुई थी और अपनी चेक वाली शर्ट कमर पर बांध रखी थी। अरे यार, आज रात की जीत पर बधाई हो, एक आदमी ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा। जेनो मुस्कुराया और उनकी ओर चल पड़ा। धन्यवाद अन्ना, विल, उसने उनसे कहा और उन्होंने गुप्त रूप से हाथ मिलाया। एना और विल भाई बहन थे, वही एकमात्र ऐसे लोग थे जिन्हें वह दोस्त कह सकता था।
सालों से अपने काम की वजह से उसने दोस्तों से ज्यादा दुश्मन बना लिए थे। लड़ाई के बाद उसके विरोधी हमेशा उससे नफरत करने लगते थे। अरे चैंपियन रुको, अन्ना दौड़कर उसके पास पहुंची जब वह अपनी पावर बाइक पर बैठने ही वाला था। क्या हाल है अन्ना, उसने पूछा। मुझे पता है कि आप इस समय मुश्किल में हैं। मैंने यह विज्ञापन ऑनलाइन देखा और मैंने इसे आपके लिए यहाँ सहेजने का फैसला किया, अन्ना ने उसे अपना फोन देते हुए कहा। जेनो ने अनिच्छा से यह काम स्वीकार किया। उसने सोचा था कि यह भी कोई गुप्त काम होगा। उसे नहीं लगता था कि अगर वह मुक्केबाजी के 2 काम करेगा तो वह अपना गुजारा कर पाएगा। क्या, जेनो ने अविश्वास से पूछा। सबसे पहले जिस चीज ने उसका ध्यान खींचा वह विज्ञापन के शीर्ष पर लिखी कीमत थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, इस युग में कौन सी नौकरी इतनी बड़ी रकम दे सकती है। उसने जल्दी से उसे पढ़ा और अंततः उसे बात समझ में आ गई। एक आया, उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। ये तो पक्का कोई घोटाला है। भला कौन किसी नैनी को $1000 प्रति माह देता है। हाँ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन आप मुझे ही जानते हैं, मैं बच्चों के साथ सहज नहीं हूँ। लेकिन यह देखिए ही मुझे आपकी चुनौती के लिए आया है। आप इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, एना ने सामा। जेनो को अपनी आंखें और मोती पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या वह यह नौकरी स्वीकार करना चाहेगा? बिल्कुल हाँ। उसे पता था कि अन्ना को काम बहुत पसंद था। अगर बच्चों का मामला नहीं बनता है तो उसे पूरा यकीन था कि वह उसके बारे में सोचती भी नहीं है। शुक्रिया अन्ना, मैं गरीब एहसानमंद हूँ। उन्होंने अन्ना को गले लगाया और उनके सिर पर थप्पड़ मारा। बस करो, इसे रोक दो। हम परिवार हैं, यह मत भूलना, एना ने अपनी शर्म से लाल गालों को अपनी छाती में छिपाते हुए कहा। मैं गरीब एहसानमंद हूँ, कैथोलिक, उसने वादा किया। ठीक है, मैं हथियार बाद में द एस्पेक्ट्स को बताता हूँ कि मुझे बदले में क्या करना चाहिए। अब जाओ और पैसे ले आओ, इससे पहले कि कोई और ले जाओ, अन्ना ने उन्हें कहा। बेटा, जेनो अपनी पावर बाइक पर चढ़ गई और तेजी से निकल गई। एना को जेनो के लिए खुशी भी हुई, लेकिन साथ ही उस पर तरस भी आया। इस बात का जरा भी मतलब नहीं था कि वह खुशी खुशी कलाकारों के लिए काम करने जा रही है। सच कहूँ तो नैनी वाली ने उसे डराया नहीं था, बल्कि विज्ञापन के नीचे सोलैंड का नाम देखकर उसे डर लगा था। लक्ष्य काफी दूर था। जेनो को घर, या यूं कहें कि शहर के केंद्र तक हवेली का निर्माण किया जाना था। उसे यकीन नहीं था कि इतनी कड़ी सुरक्षा वाले गेट की ओर अपनी बाइक को बेखौफ चलाने के बारे में कोई विचार था या नहीं। उसने सोचा कि हवेली के मालिक को इतने सारे रखवालों की क्या जरूरत है, क्या उसके पास कोई कारखाना टैडर या ऐसा ही कुछ था। रुको, काले रंग का मुखौटा और काले रंग का मुखौटा, एक गार्ड ने हाथ पकड़कर उसे रास्ते में ले जाने का संकेत दिया। जेनो ने अपना इंजन बंद कर दिया और गार्ड की ओर से चला दिया। उसे उम्मीद थी कि वह सही पोस्ट पर है, अगर नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। जेनो के पास आते ही गार्ड ने अपनी बंदूक तानते हुए कहा, यहाँ अपना काम दिखाओ। मैं मनी की नौकरी के लिए यहाँ आया हूँ, जेनो ने कहा, और गार्ड को वह अपने फोन की स्क्रीन पर विज्ञापन देने के लिए आया था क्योंकि वह यहाँ आया था। एक मणि, गार्ड ने पूछा। हाँ, वैसे ही यह एक काम करना चाहिए, लेकिन मैं एक पुरुष हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे मैनी कहा जाना चाहिए, जेनो ने सुर में कहा। गार्ड ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बस उसे काफी देर तक देखा, फिर दूर हटकर अपने कान में लगे कान में फोन लगाकर बोला। आओ, उसने जेनो को संकेत दिया। हाथ ऊपर करो, गार्ड ने आदेश दिया। जेनो ने मनली से बात की और अपने सिर से लेकर पैर तक की पूरी शूटिंग की इजाजत दे दी। सब ठीक है, गार्ड ने ईयरपीस के दूसरे लड़के से उपस्थित व्यक्ति से कहा। अंदर जाओ, गार्ड ने अपनी जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली और गेट खोल दिया। गार्ड ने कहा, अपनी साइकिल अपने साथ ले जाओ। जेनो अपनी बाइक वापस लौटा और उसे विशाल परिसर में ले गया। आओ, एक आदमी ने उससे कहा जैसे वह अपनी बाइक से उतरा हो। वह उम्र के उस आदमी का पालन पोषण करते थे जो एक बटलर की तरह के कपड़े पहने हुए थे। जेनो की आवाज में उसके पीछे पीछे लंबे पत्थर से ऊपर चढ़ना। दरवाजे पर पहुंचते ही जेनो को कहीं से एक महिला की आवाज दी गई। स्वागत है, बटलर निकोल।
सुरक्षा कर्मियों से कृपया अपने साथ मौजूद किसी अजनबी की पहचान करें। मेरा नाम जेनो है। बटलर के जवाब से पहले ही जेनो ने जवाब दे दिया। उसे पता था कि उसने अभी तक उस आदमी को अपना नाम नहीं बताया था और वह मदद करना चाहती थी। क्षमा करें, प्रवेश अस्वीकृत। आवाज पहचानना नहीं जाना, आवाज ने जवाब दिया। कुछ मत बोलो, अन्यथा हमें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। बटलर निकोल ने लात मारी। जेनो को लगा जैसे किसी स्मार्ट होम रोबोट ने अपना मजाक उड़ाया हो। उसे मूर्खता का एहसास हुआ। इस घर का मालिक निश्चित रूप से बहुत अमीर होगा। सिरी, मैं जेनो बोल रहा हूँ। केन का पेट कुत्ता। अंदर छूते ही वह जुड़ जाएगी। बटलर निकोल ने सामा। ठीक है, प्रवेश पत्र मिल गया। जेनो, आपका स्वागत है, सिरी ने दिया जवाब। विशाल दरवाजा आसानी से खुल गया और जैसे ही वे अंदर की ओर गए, रोशनी आपके लिए चालू हो गई। जेनो ने बटलर निकोल का पीछा करते हुए एक तिहरे प्रोसेस में प्रवेश किया और फिर सीधे रास्ते पर चला गया, जहां शमशी और दीवारों की चमकदार चमक से चमकदार परावर्तित हो रही थी। जब वे एक विशाल बैठक कक्ष में बैठे तो उन्होंने देखा कि बैठक कक्ष के दोनों मुखिया सीढ़ियों पर जो ऊपर की ओर जा रहे थे। सब कुछ ग्रे और काले रंग का था। एशिया प्रशांत, विशाल टेलीविजन, कीमती सामान और केवल सेंटर टेबल ही क्रिस्टल क्लियर ग्लास से बनी थी। जेनो को वहां बेमिल सा महसूस हो रहा था। एक क्षण बाद एक छोटा लड़का रोबोट में से नीचे उतरा। अब ये कौन है? निकोल, केन ने नाराजगी से पूछा, मुंह फुला लिया और अपने छोटे छोटे मोटापे को अपने सीने पर घुमा लिया। ये जेनो है। मेरे पिता के वापस आने तक यही विवाह देखभाल है, बटलर निकोल ने रूठे हुए लड़के को बताया। मुझे वो नहीं करना चाहिए। मुझे एक औरत चाहिए। वो खतरनाक दिखता है, केन ने खंडन किया। बटलर निकोल अवाक रह गए। केन ने पिछली सभी महिला नैनी को बर्खास्त कर दिया था। इसमें कहा गया है कि वे अकेले में उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। केन प्यारे, मेरा विश्वासपात्र मानो, अगर वो तुम्हारे साथ बुरा इरादा रखता है तो मैं सबसे पहले उसका सपना देखना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पिता चाहते हैं कि उसकी अच्छी तरह से देखभाल हो। क्या पापा तुम्हें खुश नहीं करना चाहते? बटलर निकोल ने लड़के को चॉकलेट की कोशिश की। केन सुपरस्टार ने सोचा था। मन ही मन बटलर की कुछ बातें के बारे में सोच रहा था। वह अपने पिता को खुश करना चाहती थी। वह अपने पिता को आकर्षित करना चाहती थी। वह हमेशा स्वभाव का चिड़चिड़ा रहता था। उन्होंने अपना निर्णय ले लिया। ठीक है, पापा के वापस आने तक वो देखते रहेंगे, केन ने घोषणा की और ऊपर की ओर दौड़ लगाई गई है और एक संभावना में खो गया है। इस पूरे समय जेनो वन प्लेस ने अपनी बहस सुनी और भगवान के कौशल की पेशकश की कि उन्होंने जिद्दी बॉस को उसे स्वीकार करने के लिए मना लिया। आप आए, बटलर निकोल ने कहा और भोजन कक्ष में चला गया। उसने एक एप्पल लैपटॉप और जेनो से आवश्यक डेटा एकीकरण करने के बाद उसे नकली स्मार्ट होम के सदस्य के रूप में जोड़ा। अब से आप सिरी से घर के किसी भी काम में मदद मांग सकते हैं। मेरे पीछे आओ, बटलर निकोले ने कहा। जेनो ने कहा कि शायद बटलर के पीछे पीछे घूमना ही उनका मकसद था। जब से उसने इस परिसर में कदम रखा है, वह यही कर रही है। वह अपने बैक आउटपुट से बाहर निकलकर राइन केन गुजरा से ऊपर चढ़ गया था। बटलर निकोल ने कहा, यह स्टूडेंट रूम है, केन के कमरे के ठीक बगल में। इस तरह से उस तक का लैपटॉप सबसे आसान है। उन्होंने कहा, इसे देखो। जेनो ने असमंजस में पढ़ाकर से पूछा। सिरी से अपने दरवाजे के सामान के लिए कहा। बटलर निकोल ने सामा। ओह ठीक है। सिरी, मेरा दरवाजा खोलो, जेनो ने अपने फोन की स्क्रीन पर अंगूठा फेरते हुए कहा। ठीक है, जेनो। अपना दरवाजा खोलो और बस ऐसे ही दरवाजा खुल गया। जेनो विस्मित था। वह चाहती थी कि उसके माता पिता और नानी सब यहीं हों। उन्होंने उसे जैकपॉट को अंतिम रूप दिया और भी बहुत कुछ किया। तुम्हें नौकरी मिल गई है, पंजाब। शुभकामनाएं। घर जैसा महसूस करो, लेकिन सबसे ऊपरी मंजिल पर जाना है। समझे? बटलर निकोल ने जिक्र कहा। जी सर। धन्यवाद, जेनो ने कहा। उन्हें करने की कोई बर्बादी नहीं थी। इस हवेली में उनका एकमात्र काम छोटे से आग के गोले को चिंता में डालना था।
उसे एस्थेटिक में करना बहुत अजीब होगा। उसका कमरा अब तक स्काई वॉच में सबसे आरामदायक लग रहा था। ठीक ही पतले बालों वाली आकृति का नहीं था, फिर भी दो लोगों के लिए समीचीन स्थान था, और ग्रे रंग की आकृतियां उसके काले और थके हुए शरीर को बहुत सार्वभौम दे रही थीं। क्लास बड़ी थी, और टेलीविजन भी। उसने पाया कि क्या उन्हें किसी तरह से बर्बाद कर दिया गया है, या वे बस किसी को पैसे देकर हवेली के विलासितापूर्ण जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। यह उन्होंने अपने पूरे जीवन में सबसे आलीशान घर देखा। उनका परिवार गरीब नहीं था, उनके पास 3 शयन कक्षों वाला एक दर्जे का घर था, और कभी कभी वह अपनी नानी के साथ एक ही कमरे में सोता था। उसकी नानी उसके बारे में चुप हो गई, उसे स्वप्नलोक से बाहर ले आई। अब उनके काम पर लगना का समय आ गया था। जैसे ही वह दरवाजे से दूर जाने वाला था, उसे एक खिलौना सी की सूचना दी गई। उसने चारों ओर देखा और पाया कि बेडसाइड टेबल पर एक चमचमाती हुई माहवारी है। उसने थोड़ा आगे बढ़ाया और उसे अपने हाथों में ले लिया। एक टेलीकॉम रिमाइंडर चमक रहा था। उसने उस पर टेप और शिलालेख लगाए गए। इसमें लिखा था, केन के गर्म दूध का समय हो गया है। उसने टेबलेट को मासिक रूप से वापस ले लिया और कमरे से बाहर निकाल दिया गया। वह नीचे चला गया और बैठक कक्ष में खड़ा हो गया। उसे रसोई की तलाश थी। हे सिरी, रसोई की बत्तियां जला दो, उसने कहा। मुझे उम्मीद है कि सिरी अभी सोई नहीं होगी। ठीक है, ज़ेनो। रसोई की बत्तियां जला दो, सिरी ने कहा। ज़ेनो को मूर्खता का एहसास हुआ। वह एक कलाकार की तरह लग सकती थी। यह भोजन कक्ष ठीक पीछे था। व्हाइट जूमर ने पहले से ही शानदार रेसिपी को ऐसे रूप में दिया था जैसे कि वह उस स्थान पर हो जहां गॉर्डन रामसे ने अपना शो आयोजित किया था। हर मायने में परिष्कृत। वह एक मैग कप आउटसाइड के चारों ओर चमकदार काला रसोई काउंटर चला गया। उन्होंने 2 कार्टून वाला पिज्जा ओपन, दूध का एक डिब्बा आउटलुक और इसमें लिटिल मिल्क मैग शामिल किया। उसने उसे चॉकलेट में रखा और जब वह 3 गुना तक गर्म हो गया तो वह उसे बाहर और केन के कमरे में चला गया। दस्तक दस्तक, ज़ेनो ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दस्तक दस्तक, उसने इन्फ्लुएंजा दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। रात के 9:58 बज रहे थे और लड़का सो जाएगा। उसने दरवाज़ा का हैंडल कुहाकर ने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया, और दरवाज़ा की बात यह थी कि दरवाज़ा खुला था। वह धीरे धीरे दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया, और जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, वह छोटा सा जीव अपने आरामदायक रजाई के नीचे गहरी नींद में सो रहा था। वह अपना उमरसिला लग रहा था, लेकिन केन के दोस्त ने उसे देखकर महसूस किया कि जीवन में विलासिता की कोई सीमा नहीं है। संतोष ही सुख है, जैसे कि उनकी नानी उन्हें हमेशा पढ़ाती थीं। वह केन तक पहुंच गई और धीरे धीरे मग को बेडसाइड टेबल पर रख दिया। केन, दोस्त उठो, उसने लड़के के कंधे पर हाथ रखकर थपथपाया। जब उसने उस लड़के को देखा तो उसे एहसास हुआ कि जब वह बड़ा हुआ था तब तुलना करने पर वे दोनों बिल्कुल विपरीत थे। उनके माता पिता अरबपति या करोड़पति भी नहीं थे, लेकिन वे हमेशा एक परिवार के रूप में साथ रहे। उसे घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा गया था और कभी भी अकेले नहीं सोया था। इस अकेले बच्चे के पास वह दूसरे बच्चों को कुछ न कुछ करने के लिए कहता था, लेकिन उन्हें कभी पता नहीं चला कि वह कितना अकेलापन महसूस करता था। उसके माता पिता बैग के पीछे के हिस्से में लगे हुए थे। यह भूल गए थे कि उनके बच्चे को भी अपने समय और ध्यान की आवश्यकता है। उनके लिए पैसा तब तक लाभदायक था जब तक उनके इस्तेमाल किए गए डीजल की जांच करने की जगह नहीं ली गई। वह अपने परिवार के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेंगे। शायद मेक्सिकन होने के कारण ही उनके परिवार का प्रति सम्मान था और उनका बंधन टूट गया था। यहाँ अमेरिका में, विशेषकर न्यूयॉर्क में, किसी को इसकी परवाह नहीं थी। ईसा मसीह सिर्फ सिक्कों की चाबी थी। मुझे अकेले छोड़ दो, चले जाओ, केन ने बुदबुदाया में नींद ली। अरे यार, ये तो बस एक छोटा कप दूध है, जोड़ों को मजबूत बनाने के लिए। क्या आप मजबूत और स्वस्थ नहीं रहना चाहते? ज़ेनो ने पूछा। हाँ, केन ने धीरे धीरे अपनी उंगली मलते हुए उत्तर दिया। ये लो, ज़ेनो ने देखा कि केन रिवायत की कोशिश की जा रही थी, इसलिए उसने मदद के लिए ऊपर की ओर चढ़ाई की और उसकी पीठ को हेडबोर्ड पर रुक दिया।
लो, उसने बड़े ध्यान से उस छोटे लड़के को गर्म दूध का मग दिया। केन ने उसे ले लिया और धीरे धीरे घुट घूंट करके पीता रहा। जेनो डेब्रिएटी अपने झील के बगल में खड़ी रही और उसके खत्म होने का इंतजार कर रही थी। केन ने आखिरकार मिल्क की एक एक बूंद पी ली और मेग जेनो को वापस दे दी। चले जाओ, केन ने फिर कहा। वह अब भी जेनो को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसने दूध केवल इसलिए पिया था क्योंकि वह अपने पिता की तरह मजबूत हड्डियां चाहती थी। ठीक है दोस्त, सुबह मिलते हैं। जेनो ने धीरे से लिटा पर नजर डाली। शुभ रात्रि। वह अपना सिर थपथपाया और फिर प्याला उगल दिया। अपने कमरे में वापस आकर वह थका हुआ सा सामान पर बैठ गया और अपनी पीठ को किनारे पर रखकर आराम करने लगा। वह बंद हो गया और भारी हो गया। रात बहुत लंबी रही है। उनके माता पिता को खोए और नानी के अस्पताल में भर्ती हुए 1 महीना हो गया है। उनके लिए सब कुछ आसान नहीं रह गया है। उन्हें कभी आशा न थी कि उनका भाग्य उन्हें आज यहाँ ले आएगा। उन्होंने अनुमान लगाया कि भगवान अपनी नानी को अभी अपने पास नहीं लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें एक सहारा दिया। वह असल में अन्ना पर कर्ज था। उसके मन में आखिरी ख्याल यही था कि वह नहा ले और लड़ाई के दौरान लगे पसीने और गंदगी को धो ले। उसने कल घर जाकर अपने कपड़े लाने की योजना बनाई थी, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो सूरज की रोशनी उस बड़ी आयताकार खिड़की से अंदर आ रही थी जिसे वह पिछली रात नहीं देख पाया था। धत तेरे की, मैं तो जमीन पर ही सो गया। उसने अपने थके हुए चेहरे पर हाथ फेरा। उसने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा और यह देखकर राहत महसूस की कि सुबह के केवल 6 बजे थे। उसे लगा था कि मैनी के रूप में अपने पहले आधिकारिक दिन वह देर से पहुंचेगा। वह उठा और कमरे के बाईं ओर के दरवाजे की ओर बढ़ा। उसे उम्मीद थी कि वह बाथरूम होगा। उसे बाथरूम जाने की सख्त जरूरत थी, लेकिन इससे पहले कि वह वहां पहुंच पाता, उसके दरवाजे पर दस्तक हुई, जिससे बाथरूम जाने का उसका सफर रुक गया। वह दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे खोला। बटलर निकोल वहां 2 लोगों के साथ खड़ा था। उसके हाथों में 2 काले डफल बैग थे। सुप्रभात महोदय, जेनो ने अभिवादन किया। सुप्रभात जेनो। ये लो, बटलर निकोल ने जेनो की ओर बैग उठाए। जेनो उलझन में दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसने उन्हें उससे ले लिया। वह नहीं चाहता था कि बूढ़े आदमी को बुरा लगे या अपमानित महसूस हो। इसमें क्या है? आपके कपड़े। बॉस के वापस आने तक आपको इस घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी चाहिए वह सब बैग में है, बटलर निकोल ने समझाया और तुरंत चली गई। जेनो कुछ देर तक दरवाजे पर खड़ा रहा, फिर थैले लेकर अंदर चला गया। उसने उन्हें बिस्तर पर रखा और उनमें से एक को खोला। वाकई बैग के अंदर तौलिए, पैंट, शॉर्ट्स, बनियान, हुडी, जॉगर्स और यहाँ तक कि टॉयलेटरीज भी पैक थे। दूसरा वाला जूतों, स्नीकर्स, सैंडल और मोजों से भरा हुआ था। उसने फिर सोचा कि आखिर यह बॉस कौन है जो अपने कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे वे किसी 5 तारा होटल में हों। अमीर होना वाकई बहुत अच्छा लगता है। उसने एक ट्रंक, काले रंग के शॉर्ट्स, एक सफेद शर्ट, एक टूथब्रश और टूथपेस्ट लिया और बाथरूम में चला गया। जैसा कि उम्मीद थी, बाथरूम काफी शानदार दिख रहा था। उसने जल्दी से अपने दांत साफ किए और नहा लिया। उसके पास बाथरूम के सुंदर इंटीरियर को निहारने का समय नहीं था। वह बाथरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि टैबलेट पर नोटिफिकेशन की बीप बज रही थी। उन्हें यह समझ में आया कि वह टैबलेट उनके लिए एक मार्गदर्शक की तरह थी। उन्होंने यह बात ध्यान में रखी कि वह इसे हमेशा अपने साथ रखें ताकि उनसे कुछ भी छूट न जाए। उसने उसे उठाया और ऊपर की ओर स्वाइप किया तो उसे 6 नोटिफिकेशन दिखाई दिए। केन को जगाओ, उसका दांत ब्रश करें, उसे नहला दो, उसका नाश्ता बनाओ, सब्जी का सैंडविच। बाकी दिन वह जो चाहे करे, बिना अनुमति के उसे कभी भी हवेली से बाहर न ले जाएं। वह टैबलेट लेकर अपने कमरे से बाहर निकल गया। इस बार उसने दरवाजा नहीं खटखटाया क्योंकि वह जानता था कि केन अभी भी सो रहा होगा। उसके लिए इतनी जल्दी उठना ठीक नहीं था। वह कमरे में गया और उसने देखा कि लड़का सोते समय तकिए को गले लगाए बैठा है। सोते हुए लड़के को देखते ही उसके मन में एक अजीब सी भावना उमड़ आई।
उसके पूरे चेहरे पर अकेलेपन के भाव साफ झलक रहे थे। उसे वे कुछ दिन याद थे जब उसके माता पिता उसे व्यापारिक यात्रा पर छोड़कर चले जाते थे। वह हमेशा इसी तरह अपने तकिए को गले लगा लेता था, लेकिन उसके पास हमेशा उसकी नानी होती थी। उसे कभी सच में अकेलापन महसूस नहीं हुआ। वह बिस्तर पर बैठ गया और धीरे से केन के गाल पर थपथपाया। लड़का कुछ अस्पष्ट सा बुदबुदाया और दूसरी तरफ मुड़ गया। अरे बच्चे, उठो और तैयार हो जाओ, उसने सामान्य से थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। वह जानता था कि इससे छोटे बॉस को गुस्सा आएगा, लेकिन उसे अपना कर्तव्य निभाना था। मुझे अकेला छोड़ दो, केन ने आंखें खोले बिना कहा। माफ कीजिए, लेकिन मैं नहीं कर सकता। चलिए बाथरूम में चलते हैं। उसने केन को बिस्तर से उठाया और उसे बाथरूम में ले गया। मैंने मना किया। मुझे अकेला छोड़ दो, केन जेनो की बाहों में छटपटा रहा था, लेकिन इससे जेनो का दृढ़ संकल्प नहीं डगमगाया। उसका वजन बहुत ज्यादा नहीं था। ये लोग बाथरूम में प्रवेश करते ही उसने केन को उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। हटो, केन जाने लगा, लेकिन जेनो दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और उसे रोक दिया। माफ करना बेटे, तुम्हें ब्रश करना होगा और नहाना होगा, जेनो ने बंद दरवाजे पर पीठ टिकाते हुए कहा और आलस से अपनी उंगलियों को देखने लगा, जैसे वह पूरे दिन से ऐसा ही कर रहा हो। मैं नहीं चाहता, केन ने अपने हाथ सीने पर बांध लिए। लेकिन आपको करना ही होगा, जेनो ने उसकी मुद्रा की नकल की। ठीक है, क्यों न हम एक समझौता कर लें, जेनो केन के स्तर तक झुक गया। क्या, केन ने मुंह बनाते हुए पूछा। मुझे पता है कि तुम्हें वेजिटेबल सैंडविच पसंद नहीं है ना, जेनो ने पूछा। हाँ क्यों, केन ने अपने हाथ अभी भी जोड़े हुए अपना चेहरा एक तरफ घुमाते हुए पूछा। उसने मन बना लिया था कि वह जेनो की कोई बात नहीं मानेगा। वह उसकी चालों में नहीं फंसने वाला था। अपने दांत ब्रश करो, नहा लो, मैं तुम्हारे लिए मीठे दूध के वफल बनाऊंगी। और सचमुच कान फाड़ देने वाली चीख सुनकर जेनो पीछे हट गया। उसे नहीं पता था कि केन में इतनी ऊर्जा है। वह उसे उछलते कूदते हुए देखता रहा और इस बात की पुष्टि का इंतजार करता रहा कि उसने अभी क्या कहा था। हाँ, मैं वादा करता हूँ, जेनो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है, केन ने अपना ब्रश उठाया और सिंक के ऊपर खड़ा हो गया। उसने ऐसे दांत साफ किए जैसे कुछ मिनट पहले बाथरूम में जाने से मना करने वाला वही व्यक्ति न हो। जेनो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसने मन ही मन अपनी नानी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे बच्चों और उनकी देखभाल के बारे में सब कुछ सिखाया था। केन के मामले में तो वह बिल्कुल ही अनजान होता। क्या तुम आ सकते हो, केन ने जेनो से पूछा जब वह रसोई में एक स्टूल पर बैठा था। जरूर यार, बस देखते रहो, जेनो ने केन को आंख मारी। जेनो ने सभी सामग्रियों को मिलाया और उन्हें पहले से गर्म किए हुए वफल आयरन में डाल दिया। देखो, यह इतना मुश्किल नहीं था, जेनो ने अपना एप्रन उतारते हुए कहा। क्या यह पहले से ही तैयार है, केन ने स्टूल पर बैठे हुए उत्साह से झूमते हुए पूछा। नहीं महोदय, 1 मिनट और, जेनो ने कहा। जेनो केन के पास गया और उसके बगल में रखे स्टूल पर बैठ गया। बेटे मुझे बताओ, क्या वे तुम्हें कभी मिठाई नहीं खाने देते, जेनो ने पूछा। उसे पहले से ही जवाब पता था, लेकिन वह सिर्फ यह पुष्टि करना चाहता था कि उसके माता पिता कितने सख्त थे। नहीं, केन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। ठीक है, अगर तुम मुझे अपना दोस्त मान लेते हो तो हम अक्सर साथ में कुछ खास खाना खा सकते हैं, जेनो ने प्रस्ताव रखा। वह लड़के को अपने साथ यथासंभव सहज महसूस कराना चाहता था। वह उस अवधि के दौरान उसकी अकेलेपन को कम करने में मदद करना चाहता था जब तक वह उसका मैनी रहेगा। ठीक है, तुमने कहा था, अपने शब्दों से पीछे मत हटना, केन ने अपनी प्यारी सी छोटी उंगली जेनो की ओर इशारा करते हुए कहा। छोटी उंगली से वादा करो, उसने अपनी आखिरी उंगली केन के सामने रख दी। केन ने अपनी छोटी उंगली जेनो की उंगली में फंसा ली और प्यारी सी मुस्कान बिखेरी। उन्हें यह नया लड़का पसंद आने लगा था। ऐसा लग रहा था कि वह पिछली महिला आयाओं से बेहतर होगा। केन के उत्साह को देखकर जेनो मुस्कुराया। लीजिए महाराज, जेनो ने ताजी कटी हुई स्ट्रॉबेरी से सजी और ईगल ब्रांड के दूध से छिड़की हुई वफल की एक प्लेट रखी। वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है,
केन ने अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए और अपने होठों को चाटते हुए कहा। तो फिर इसे आजमाओ, जेनो ने केन के सिर को सहलाते हुए कहा। 2 महीने बाद। जेनो, जेनो, जल्दी आओ, तुम इसे मिस कर दोगे, यह बहुत दिलचस्प है, केन ने जेनो पर चिल्लाते हुए कहा, जो रसोई में बर्तन धो रहा था। अभी आता हूँ दोस्त, जेनो ने रसोई से जवाब दिया। जब तक वह अपना काम खत्म करके लिविंग रूम में पहुंचा, तब तक केन गहरी नींद में सो चुका था और टेलीविजन पर अवतार द लास्ट एयरबेंडर का आखिरी एपिसोड चल रहा था। उसने टेलीविजन बंद किया और लड़के को उसके कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। पिछले 2 महीने केन के साथ बहुत मजेदार रहे। वह उसे अपने खोल से बाहर निकालने और उससे खुलकर बात करने में कामयाब रहा। वह अपने खाली समय में ज्यादातर दिनों में उसके साथ खेलता और बातें करता था, लेकिन उसने कभी भी अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं कहा। ऐसा लगा जैसे वह इस विषय से बच भी नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास वास्तव में उनके बारे में कहने के लिए कुछ नहीं था, जो उसे थोड़ा दुखद लगा। उन्होंने कुछ सुरक्षा कर्मियों से भी जान पहचान बनाई। वे बहुत ज्यादा दोस्ताना तो नहीं थे, लेकिन कम से कम अब वे उन्हें देखते ही उन पर बंदूक नहीं तानते थे, और यह एक अच्छा संकेत था। उसने कल्पना की कि उसके आने से पहले केन का जीवन कितना उबाऊ रहा होगा, माफिया जैसी दुनिया में इकलौता बच्चा होने के नाते। वह सोफे पर बैठ गया और अपनी जेब से फोन निकालकर अन्ना को मैसेज भेजने लगा। जेनो, हाय अन्ना, माफ करना, मैं पिछली 2 लड़ाइयां नहीं देख पाया। ये नौकरी थोड़ी अजीब है। जब तक इनका बॉस अपनी यात्रा से वापस नहीं आ जाता, तब तक ये मुझे छुट्टी नहीं देंगे। लगभग 1 महीना और रिको से बात करने में मेरी मदद करो, वो तुम्हारी बात ज्यादा ध्यान से सुनता है। जैसे ही उसने इसे भेजा, उसे तुरंत एक सूचना मिल गई। अन्ना, कोई बात नहीं, आपके लिए कुछ भी। उसका जवाब पढ़ते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपना फोन सेंटर टेबल पर रखा और बड़े सोफे पर आराम से बैठ गया। कमरे में जाने से पहले थोड़ी देर यहीं सोने का फैसला किया। जल्द ही उसे नींद आ गई। प्रवेश द्वार से कदमों की आहट सुनाई दी, लेकिन जेनो इतनी दूर था कि वह उन्हें सुन नहीं सका। कदमों की आहट करीब आती गई और करीब आती गई और करीब आती गई, जब तक कि उसे सिरी की हल्की सी आवाज सुनाई नहीं दी, जो किसी का घर में स्वागत कर रही थी। लेकिन इससे पहले कि वह आंखें खोलकर देख पाता कि कौन है, उसने महसूस किया कि एक बड़ा हाथ उसकी गर्दन को जकड़ रहा है। उसके पैर उससे भी बड़े हाथों के बीच कसकर जकड़े हुए हैं, और उसने महसूस किया कि एक बंदूक की ठंडी धातु सीधे उसकी बंदूक पर रखी हुई है। जेनो ने सहज प्रवृत्ति से तुरंत अपनी आंखें खोलीं। अपने हमलावर से लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसका सामना सम्मोहित कर देने वाली गहरे भूरे रंग की पुतलियों से हुआ, जो उसे खतरनाक ढंग से घूर रही थीं। उसके हमलावर का चेहरा इतना करीब था कि वह उसके चेहरे की विशेषताओं को ठीक से नहीं पहचान पा रहा था, लेकिन वह जानता था कि बंद आंखों से देखने पर भी वे विशेषताएं तेज थीं। उसने लड़ने की हिम्मत नहीं उठाई। वह अपने गुप्तांग को खोना नहीं चाहता था, और उसकी नानी को अब भी उससे पोते पोतियों की उम्मीद थी। वह उन्हें निराश नहीं कर सकता था। तुम कौन हो? हमलावर की आवाज बहुत गहरी, भयावह और दबंग थी। जेनो एक योद्धा था, लेकिन उस आवाज को सुनकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। जेनो की गर्दन पर लिपटा हाथ और कस गया, लेकिन उसने इसे सहन किया। वह एक योद्धा था। हमलावर के हावभाव और आत्मविश्वास को देखकर जेनो समझ गया कि यही उसका बॉस है, और उसने अपने लिए मुसीबत मोल ले ली थी, क्योंकि वह आराम से उसके महंगे चमड़े के सोफे पर लेटा हुआ था। उसे बटलर निकोल की बातें याद आईं, जिन्होंने उसे घर जैसा महसूस करने को कहा था। अब देखिए इसका क्या अंजाम हुआ। वह अपना सबसे कीमती अंग खोने ही वाला था। उसने सोच समझकर अपने ऊपर खड़े गुस्से से भरे आदमी को जवाब देने की कोशिश की। वह उससे पंगा नहीं लेना चाहता था। आपका मैनी सर, जेनो अपनी घुटती हुई सांसों के बीच किसी तरह बोल पाया। यह आदमी शैतान है, जेनो ने अपने मन में सोचा। वह अभी से उससे नफरत करने लगा था। तुम कौन हो? धड़ाम। एक जोरदार मुक्का जेनो के चेहरे पर, उसकी आंखों के पास लगा।
सेबेस्टियन जल्दी घर आना चाहता था ताकि वह अपने बेटे के लिए रखी गई आया को नौकरी से निकाल सके। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि आया का बॉयफ्रेंड उसके सोफे पर इस तरह आराम से लेटा होगा जैसे यह उसका अपना घर हो। और उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि सोफे पर बैठे इस आदमी में कुछ गड़बड़ है, वह उसके दुश्मनों का जासूस हो सकता है। वह इस घुसपैठिए पर अपना आपा खो चुका था। मुझे जवाब दो, सेबेस्टियन ने जेनो के होठों पर मुक्का मारा, जिससे वहां चोट लग गई। वह खुशकिस्मत था कि घर में आते ही उसने उसके गुप्तांग पर वार नहीं किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह कमीना अभी भी उसके साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहा था, उसकी भलाई को बेवकूफ़ी समझ रहा था। लानत है। मैं तुम्हारा मैनी हूँ, जेनो ने गुस्से में अपने होठों से खून चाटते हुए कहा। अगर वह आदमी जो उसे पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल कर रहा था, उसे मोटी रकम न देने वाला होता, तो वह पलटवार करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और यह जरूरी नहीं कि पैसों की वजह से हो, बल्कि इसलिए भी कि उसकी बंदूक छोटे जेनो पर तनी हुई थी। डैडी, जेनो को छोड़ दो, केन सीढ़ियों से नीचे भागा और अपने पिता को जेनो से दूर धकेल दिया। वह कौन है? केन, सेबेस्टियन ने अपने बेटे को अपने पैर के पीछे छुपाते हुए पूछा। जब जेनो सोफे से उठा तो उसने अपने चोटिल चेहरे को सहलाया। वह नहीं चाहता था कि उसकी रात इस तरह बीते। उसने सोचा था कि बॉस 1 महीने बाद वापस आएगा। वह मेरा मैनी है और मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी। केन अपने पिता के पैरों के पीछे से भागा और जेनो के पास आकर उसका हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। शुभ संध्या महोदय, मेरा नाम जेनो इवांडर है, आपके बेटे का मैनी। जेनो ने सीधे खड़े होकर औपचारिक रूप से अपना परिचय दिया। तुम्हें किसने काम पर रखा? सेबेस्टियन ने ठंडे लहजे में पूछा और जेनो को देखकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह उसे पसंद नहीं करता था। उसने देखा कि उसका बेटा इस अजनबी का हाथ कितने सुरक्षात्मक तरीके से पकड़े हुए था, जैसे उनके बीच कोई गहरा रिश्ता हो जो वह कभी नहीं समझ पाएगा। बटलर निकोल सर, जेनो ने जवाब दिया। उसे दुख और अपमान महसूस हो रहा था। सिरी, बटलर निकोल को बुलाओ, सेबेस्टियन ने आदेश दिया। हो गया सर, सिरी ने उत्तर दिया। कुछ ही देर में बटलर निकोल सिर झुकाए उनकी ओर आते हुए दिखाई दिए। वे बैठक में बॉस को देखकर हैरान थे। सभी को लगा था कि उन्हें अभी 1 महीना और रुकना है। वापस स्वागत है बॉस, बटलर निकोल ने बैठक कक्ष में पहुंचते ही सिर झुकाकर अभिवादन किया। उसे पूरा पैसा दो और उसे यहाँ से बाहर निकालो, सेबेस्टियन ने अपनी बंदूक वापस होल्स्टर में रखते हुए कहा। जी बॉस, बटलर निकोल ने जवाब दिया। नहीं पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते। केन ने जेनो के पैरों को कसकर गले लगा लिया, मानो उसके इस काम से उसके पिता का फैसला बदल जाएगा। कोई बात नहीं दोस्त, मैं कभी तुमसे मिलने आऊंगा, जेनो ने लड़के के सिर पर तसल्ली भरे लहजे में थपथपाया। केनेथ, तुम्हारे सोने का समय हो गया है, अपने कमरे में जाओ, सेबेस्टियन ने अपने बेटे से ठंडे लहजे में कहा और उसे जेनो के पैर से दूर खींचकर अपने साथ ऊपर ले गया। मेरे वापस आने से पहले तुम चले जाओ। सेबेस्टियन रुका और पीछे मुड़े बिना जेनो से कहा। उसने छटपटाते हुए केन को उठाकर उसके कमरे में ले गया, उसकी आपत्तियों पर ध्यान नहीं दिया। सेबेस्टियन अपने घर में अजनबियों को नहीं आने देना चाहता था। जिन लोगों पर उसने पहले पूरी तरह भरोसा किया था, उन्होंने बिना किसी पछतावे के उसे धोखा दिया था। इससे वह कठोर हो गया था और हर किसी के प्रति सुरक्षा के प्रति सचेत रहने लगा था। उसके यहाँ काम करने से पहले वह उनके और उनके परिवार के रिकॉर्ड की पूरी तरह से जांच करता था और उनकी पृष्ठभूमि की पूरी तरह से छानबीन करता था। उन्हें एक लिखित वचन पत्र पर हस्ताक्षर भी करना पड़ता था कि यदि उसे पता चला कि उनमें से किसी ने भी उसके साथ विश्वासघात किया है या किसी संदिग्ध गतिविधि में शामिल है या यहाँ तक कि उसके या उसके बेटे के प्रति कोई दुर्भावना रखता है, तो वह बिना कोई सवाल पूछे उन्हें मौके पर ही मार डालेगा। लेकिन देखिए, उनके 2 महीने दूर रहने के दौरान क्या हुआ। उन्होंने उनके घर में एक संभावित खतरे को ला दिया और उनके बेटे को एक अज्ञात व्यक्ति की देखरेख में छोड़ दिया। पापा, कृपया जेनो को मत भेजिए, केन ने अपने पिता से विनती की जब वे उसे उसके कमरे में ले जा रहे थे। वह एक खतरा है केन, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। तुमने मुझे निराश किया है,
सेबेस्टियन ने अपने बेटे को बिस्तर पर वापस लिटाते हुए कहा। माफ कीजिए पिताजी, लेकिन मुझे लगा था कि तुम बेहतर होगे, केन। अजनबियों पर भरोसा मत करो, लेकिन तुमने किया। अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाता तो क्या होता? सेबेस्टियन ने गुस्से को काबू में रखने की पूरी कोशिश करते हुए पूछा, लेकिन उसके बेटे को अब भी उसका दबा हुआ गुस्सा महसूस हो रहा था। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, केन ने कहा और चादर में और गहराई तक घुस गया। वह जानता था कि एक बार जब उसके पिता किसी बात का फैसला कर लेते थे तो उनका मन बदलना असंभव था। मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा खरीदा है, मैं तुम्हें कल दूंगा। शुभ रात्रि बेटा, सेबेस्टियन ने कमरे से निकलने से पहले अपने बेटे के बालों पर धीरे से थपथपाया। श्रीमान जेनो, आपके खाते में $1000 की राशि भेज दी गई है, पुष्टि के लिए अपना डाक चेक करें, बटलर निकोल ने जेनो से कहा। जेनो को तुरंत एक सूचना मिली, जिससे बटलर निकोल की कही बात की पुष्टि हो गई। पुष्टि हो गई, जेनो ने कहा। उन्हें 100% खुश होना चाहिए था, लेकिन उनके जाने के तरीके के कारण उनकी खुशी पूरी नहीं थी। वह पहले ही केन के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ चुका था और उसे केन पर दया आती थी कि उसका पिता इतना अज्ञानी और प्रेमहीन है। वह सोचता था कि उसके माता पिता उसके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करते हैं। वह अपने पुराने कपड़े लेने के लिए ऊपर गया, जिन्हें पहनकर वह आया था, लेकिन बटलर निकोल ने उसे वही कपड़े पहनने को कहा जो उसे दिए गए थे। उसने वैसा ही किया। सेबेस्टियन अपनी खिड़की के पास खड़ा होकर अपने बेटे के पूर्व मैनी को अपनी बाइक पर जाते हुए देख रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके बेटे की देखभाल के लिए एक सीधी सादी महिला के बजाय एक खतरनाक आदमी को क्यों चुना गया। वह जेनो को दोबारा देखना नहीं चाहता था। उसकी अंतरात्मा उसे बता रही थी कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। जैसे जैसे उसका धैर्य समाप्त हो रहा था, उसने अपना पैर फर्श पर पटका। वह 1 घंटे तक इंतजार कर रहा था, लेकिन कोई नर्स उसके पास नहीं आई। सभी लोग उसके पास से होकर गुजर रहे थे और दूसरे लोगों को डॉक्टर के ऑफिस में जाने का इशारा कर रहे थे। उसने अपनी नानी के मेडिकल बिल का भुगतान पहले ही कर दिया था, जिससे बाकी 2 महीने का खर्च निकल गया, लेकिन उसके पक्ष में समय नहीं था। उसके लिए कुछ और काम की व्यवस्था थी जिससे आने वाले महीनों के खर्च के लिए पैसा मिल गया। उन्हें बस डॉक्टर से अपनी नानी की सेहत में हो रही प्रगति की पुष्टि करानी थी और उन्होंने 2 हफ्ते तक उनसे मिलने का मन बना लिया था, इसलिए वे चले जाएंगे। वह इस बारे में गहराई से सोच रहा था कि वह फिर से तुरंत और अच्छा पैसा कैसे हासिल करेगा, और उसने सोचा कि कैसा है, वह अभी भी किस बात से दुखी है। यह तो बस दुर्भाग्य की बात है कि उस मासूम लड़के को बाप जैसा शैतान मिला। वह अब कभी भी उनसे कोई वास्ता नहीं रख सकता, बंदूक की नोक पर भी नहीं। उसे हवेली छोड़े 1 सप्ताह हो गया है। वह केवल प्रार्थना कर सकती थी और आशा कर सकती थी कि उसकी अनुपस्थिति में वह छोटा लड़का किसी प्रकार सुरक्षित रहे। श्री इवांडर, एक नर्स ने अपने हाथों में मेडिकल फाइल लेकर पुकारा। हाँ, मैं ही हूँ। जेनो बेंच से खड़ा हो गया ताकि नर्स उसे अच्छी तरह से देख सके। डॉक्टर अब आपसे मिलेंगे, नर्स ने बताया और चली गई। अंत में वह डॉक्टर के क्लिनिक के दरवाजे तक गया और खटखटाया। धीमी आवाज में उत्तर आया, जिसमें उसे अंदर आने के लिए कहा गया था। सुप्रभात डॉक्टर एजरा, जेनो ने कार्यालय में प्रवेश करते हुए कहा। सुप्रभात जेनो। कृपया बैठिए, डॉक्टर एजारा ने कहा। मेरी नानी कैसी हैं? जेनो ने सीधे सीधे पूछा, बात को घुमाए बिना। वह अपनी नानी की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में सटीक जानकारी चाहता था, अच्छा हो या बुरा, वह सच जानना चाहता था। डॉक्टर एजरा ने अपना चश्मा उतारकर उसे टेबल पर रख दिया। डॉक्टर एजरा ने शांत भाव से कहा, आपकी दादी की हालत ज्यादातर समय स्थिर रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि उनकी मांसपेशियों का कम इस्तेमाल होने के कारण वे कमजोर हो रही हैं। इसका क्या मतलब है? जेनो ने पूछा। इसका मतलब है कि व्यायाम की कमी, गतिहीनता, कुपोषण और बीमारी के कारण उसकी मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, और इस कारण से उनका वजन भी घट गया है, डॉक्टर एजरा ने ईमानदारी से जवाब दिया। आप लोग उनका इलाज कर सकते हैं, है ना? जेनो ने उम्मीद से पूछा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लंबे समय तक बिस्तर पर रहने और कोमा
में रहने वाले मरीजों में यह आम बात है। हमने न्यूरोमास्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन शुरू कर दिया है। समय आने पर यह उनकी मांसपेशियों और कोमा की स्थिति में सुधार करेगा, डॉक्टर एजरा ने कहा। लेकिन मुझे डर है कि आपकी जेब खाली हो जाएगी शायद। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। बस यह सुनिश्चित करें कि आप उनका सबसे अच्छा इलाज करें, जेनो ने कहा। ठीक है जेनो, सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर एजारा ने उन्हें सांत्वना भरी मुस्कान देते हुए कहा। ठीक है डॉक्टर साहब। धन्यवाद, जेनो ने उठते हुए कहा। जल्द ही मिलते हैं जेनो, डॉक्टर एजारा ने ऑफिस से निकलने से पहले जेनो से कहा। जैसे ही जेनो अस्पताल से बाहर निकला, वह डॉक्टर की कही बातों के बारे में विचार करने लगा। वह मेडिकल फील्ड से नहीं था और डॉक्टर की बातें पूरी तरह समझ भी नहीं पाया, लेकिन उसे बस यही फिक्र थी कि उसकी नानी ठीक हो जाएं। वह उनके चेहरे पर फिर से एक प्यारी सी मुस्कान देखने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार था। उन्हें डॉक्टर एजरा पर पूरा भरोसा था, क्योंकि वह एक युवा और सक्षम डॉक्टर थे, शहर के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों में से एक, और उन्हें विश्वास था कि उनकी नानी सुरक्षित हाथों में है। जेनो हमेशा चहल पहल से भरे न्यूयॉर्क की सड़कों पर साइकिल चला रहा था। वह शहर का एक सुनसान और खतरनाक दिखने वाला इलाका था। अन्य गाड़ियां उस इलाके से तेजी से गुजर रही थीं, लेकिन वह आगे बढ़ता गया और अपनी साइकिल को उस इलाके में ले गया। अरे यार, रिको पैसे न मिलने के डर से लगभग मर ही गया था। विल पहले से ही बिल्डिंग के सामने उसका इंतजार कर रहा था। वह गुस्से में है ना? जेनो ने अपनी बाइक से उतरते हुए बिल्डिंग के ऊपर लटके हुए नए बोर्ड की ओर इशारा करते हुए पूछा। मेरा यकीन मानो, तुम्हें नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, विल ने हंसते हुए सिर हिलाया। जेनो ने कंधे उचकाए और विल के पीछे पीछे अंदर चला गया। अगर रिको ने अंडरग्राउंड बॉक्सिंग एरिया का नाम बदलने का फैसला किया है, तो उसके मालिक की सहमति पहले ही ली जा चुकी होगी। जेनो हमेशा से यही सोचता रहता था कि कौन सा अधिकारी इस तरह का अवैध व्यवसाय चलाने की अनुमति दे रहा है, बिना किसी रोक-टोक के। अब उन्होंने इसे एक नाम दिया था, और वह भी इतना साहसिक नाम, क्रोध रॉथ। आह जेनो मेरे प्रिय, शुक्र है तुम वापस आ गए। रिको ने अपनी कुर्सी से उठकर जेनो को गले लगा लिया। जेनो ने उस आदमी की पीठ थपथपाई और धीरे धीरे उसे खुद से दूर किया। वह उस लालची आदमी से इस तरह के व्यवहार का आदी नहीं था। उसे अजीब सा एहसास हो रहा था। सभी लोग रिको को एक लालची आदमी के रूप में जानते थे, और जेनो को पता था कि यह उसकी चिंता के कारण नहीं था, बल्कि यह उस पैसे की वजह से था जो वह उसके लिए कमाकर लाता था। धन्यवाद, जेनो ने कहा। ठीक है, तुम दोनों नए सेनानियों के साथ अभ्यास करो, अपना पसंदीदा साथी चुन लो और उसे मुक्केबाजी की बारीकियां सिखाओ। आज रात की लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। निकोलस आ रहा है, रिको ने कहा और उन्हें हाथ हिलाकर विदा किया। उसका क्या मामला है? जेनो ने पूछा। उसके पास कोई योजना है और क्या? विल ने कंधे उचकाए। नहीं यार, वो बूढ़ा आदमी नहीं, मेरा मतलब निकोलस से है। तुमने जिसका जिक्र किया था उसका क्या मामला है? जेनो ने फिर पूछा। विल को लगा कि वह रिको के बारे में पूछ रहा है, इसलिए उसे बेहतर तरीके से समझाया गया। ओह वह, हाँ, मुझे लगा कि तुम रिको की बात कर रहे हो, विल ने अपने सिर के पीछे हाथ फेरते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, जेनो ने सिर हिलाकर कहा। निकोलस, मुझे उसके बारे में कुछ खास नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि वह इस जगह का असली मालिक है, कुछ कहते हैं कि वह एक बेहतरीन फाइटर खरीदना चाहता है, और कुछ कहते हैं कि वह मालिक के लिए काम करता है, यानी जासूसों पर नजर रखने में उसकी मदद करता है, विल ने समझाया जब वे अपने कपड़े बदलकर बॉक्सिंग गियर पहनने के लिए लॉकर रूम में गए। उफ, जेनो ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। उसे जो जवाब मिला वह और भी ज्यादा भ्रामक था। तुम्हें क्या लगता है वह कौन है? जेनो ने पूछा। मुझे नहीं पता यार, मुझे परवाह भी नहीं है। वैसे तुम तय करो कि तुम किस कहानी पर विश्वास करना चाहते हो। ये तुम्हारी मर्जी है, विल ने जेनो के कंधे पर थपथपाया और अपने लॉकर की ओर बढ़कर उसे खोला। जेनो ने अपना लॉकर खोला और अपने काले बॉक्सिंग ग्लव्स, माउथ गार्ड और लाल शॉर्ट्स निकाले, जिनका इस्तेमाल वह आमतौर पर बॉक्सिंग के लिए करता था।
मिलते हैं बाहर यार, जेनो ने विल से कहा, जो अभी भी बेंच पर बैठा अपने पैर में जूता बांध रहा था। जेनो ने अन्ना को दो लड़कों के बीच खड़े देखा जो दिखने में लगभग एक जैसे थे। बस फर्क इतना था कि एक लड़का लंबा लग रहा था और दूसरे ने चश्मा पहना हुआ था। हे भगवान! जेनो अन्ना दौड़कर जेनो की बाहों में जा गिरी। जेनो ने उसे गले लगाया और उसके पैरों को जमीन से थोड़ा ऊपर उठा लिया। वापस स्वागत है, अन्ना ने कहा। धन्यवाद अन्ना, ये कौन है? उसने अन्ना के पीछे खड़े एक जैसे दिखने वाले लोगों की ओर इशारा करते हुए पूछा। अरे सुनो, इधर आओ, अपना परिचय दो। अन्ना ने हाथ से इशारा करते हुए लड़कों को बुलाया। हाँ, मैं थॉमस हूँ और यह मेरा जुड़वा भाई जेरेमिया है। हम सबसे नए सदस्य हैं। रिको ने कहा कि आज हमारी ट्रेनिंग आपके साथ होगी। लड़कों में से एक ने अपना परिचय दिया। जिसने अपना परिचय दिया वह थोड़ा छोटा था, लेकिन यह अंतर लगभग नगण्य था। दोनों भाई लगभग 20 वर्ष के आसपास के लग रहे थे और उनके बाल काले, आंखें भूरी, होंठ पतले और जबड़े सुडौल थे। वे देखने में काफी आकर्षक थे। हे, जेरेमिया ने धीमी आवाज में कहा। हेलो टॉम और जेरी, मैं जेनो हूँ, जेनो ने कहा। टॉम एंड जेरी। छी, एकदम सही कहा यार। अन्ना झुककर जोर से हंसने लगी। उसने जेनो के कंधे को सहारा देकर पकड़ लिया और हंसती रही। यह जेरेमिया है, जेरी नहीं। जेरेमिया ने गंभीर चेहरे के साथ सुधार किया। ठीक है, तो तुम में से कौन मेरे साथ आ रहा है? जेनो ने अपने मुक्केबाजी के दस्ताने ठीक करते हुए पूछा और जेरेमिया के मैं नहीं आऊंगा वाले रवैये को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। एना ने अपनी नाक सूंघी। हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे, जिन्हें उसने पोंछा। उसने जेरेमिया के चेहरे के भाव देखे और फिलहाल अपना मनोरंजन बंद करने का फैसला किया। क्या चल रहा है थॉमस? जेरेमिया विल ने समूह के पास आते हुए पूछा। शांत रहो यार, थॉमस ने अपने भाई से फुसफुसाते हुए कहा जब उसने विल को उनकी ओर आते देखा। कुछ नहीं, मुझे लगता है मैं विल के साथ चलूंगा। मजे करो, थॉमस ने विल को खींचते हुए ले जाने से पहले अपने भाई से कहा। तो फिर आज रात तुमसे बाद में मिलते हैं चैंप। अन्ना ने जेनो के गाल पर एक चुंबन दिया और फिर चली गई। जेरेमिया और जेनो कुछ सेकंड के लिए खड़े रहे, फिर जेनो मुड़ा और बॉक्सिंग रिंग में चला गया। उसके पास फालतू की बातों के लिए समय नहीं था और वह खुश था कि थॉमस ने विल के साथ जाने का फैसला किया था। उसे नहीं पता था कि वह इतनी खुशमिजाजी बनाए रख पाता या नहीं। कम से कम यह वाला शांत था और इधर-उधर छोटी मोटी बातचीत की कोई जरूरत नहीं थी। जेरेमिया ने आह भरी और जेनो के पीछे पीछे बॉक्सिंग रिंग में चला गया। तो हम अपने दस्ताने पहन लो, जेरी, जेनो ने कहा जब उसने देखा कि जेरेमिया लापरवाही से रस्सी के सहारे खड़ा है। यह यिर्मयाह है, यिर्मयाह ने भौहें चढ़ाते हुए सुधार किया। देखो, मैं यहाँ बस आदेशों का पालन कर रहा हूँ, इसलिए अगर तुम ट्रेनिंग नहीं करना चाहते तो घर जाओ, जेरी, जेनो ने कहा और रस्सियों के नीचे से होते हुए सीधे अपने पंचिंग बैग की ओर चला गया ताकि आज रात होने वाले अपने मुकाबले के लिए अभ्यास कर सके। वह अपने गुस्से को किसी और चीज पर निकालना चाहता था, इससे पहले कि वह उसे जेरेमिया के चेहरे पर निकाले। पहले से ही उसकी नानी की हालत का बोझ उस पर था और उसके सामने कई अन्य परेशानियां भी थीं। वह उनमें एक अमीर बिगड़े हुए बच्चे की नखरेबाजी को जोड़ना नहीं चाहता था। अरे, पीछे से किसी ने आवाज दी, जिससे जेनो के मुक्के और लात मारने का सिलसिला रुक गया। उसने मुड़कर देखा तो यिर्मयाह हाथों में पानी की बोतल लिए खड़ा था। तुम क्या चाहते हो? जेनो ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। ठीक है, तुम मुझे जेरी कह सकते हो, जेरेमिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, जेनो ने उसे क्या तुम पागल हो वाली नजर से देखा, उपहास किया और फिर अपने पंचिंग बैग पर वापस चला गया। उसे पूरा यकीन था कि यिर्मयाह को उसके किसी विरोधी ने उसे परेशान करने और तंग करने के लिए भेजा होगा। उसने उनकी चालों में फंसने से इनकार कर दिया। उसने उसे अनदेखा किया और जब वह वहां खड़े खड़े थक गया तो वह चला गया। क्या उसे सच में लगता है कि उसे उसके नाम से कोई फर्क पड़ता था? ठीक है, मुझे खेद है कि मैंने इतना कठोर व्यवहार किया, जेरेमिया ने कहा।
लेकिन उसने देखा कि जेनो ने बैग पर मुक्के करना बंद नहीं किया, वह जानबूझकर उसकी अनदेखी कर रहा था। अरे, उसने जेनो का हाथ पकड़ लिया जब वह मुक्का मारने के लिए पीछे हटा। ये क्या बकवास है यार, जेनो ने गुस्से में यिर्मयाह को धक्का देकर दूर कर दिया। अरे शांत हो जाओ, यिर्मयाह ने आत्मसमर्पण करते हुए अपने हाथ ऊपर उठा लिए। मैं बस तुम्हें थोड़ा पानी देना चाहता था और सचमुच माफी मांगना चाहता था, उसने कहा और जेनो की ओर पानी बढ़ा दिया। जेनो ने उसे संदेह भरी निगाहों से देखा और अनिच्छा से उससे पानी ले लिया। उनके बीच की दीवार गिरा देना बेहतर था, इससे काम करना आसान हो जाता। मैं ईर्ष्या कर रहा था, यिर्मयाह ने अचानक कहा। जेनो को एहसास हुआ कि उसने यिर्मयाह को इस तरह से दूसरी बार अजीब नजरों से देखा था। वह अक्सर उलझन में पड़ जाता था। ईर्ष्या करने से उसका क्या मतलब था? मैं क्या तुम्हारा काम हो गया? जेरेमिया ने जेनो को लॉकर रूम की ओर जाते हुए देखकर पूछा। वह जल्दी से उसके पीछे अंदर चला गया, उसे उन दोनों के बीच की गलतफहमी दूर करनी थी। जेरी, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जेनो ने अपना गियर और पानी की बोतल निकालते हुए पूछा। कोच, मेरे रवैये के लिए मुझे खेद है, जेरेमिया ने बेंच पर जेनो के बगल में बैठते हुए कहा। कोच, आपको क्या हो गया है यार? जेनो ने उसकी ओर सिर हिलाया। हाँ, जैसा कि मैंने पहले कहा था, मुझे तुमसे जलन होती थी, यिर्मयाह ने अपने सिर के पीछे खुजली करते हुए स्वीकार किया। हम क्यों? जेनो ने अविश्वास से पूछा। उसे नहीं लगता था कि उसके जीवन में कुछ भी ऐसा है जिस पर ईर्ष्या की जा सके। वह एक आर्थिक रूप से टूटा हुआ इंसान था, जिसकी जेब पर भारी मेडिकल बिलों का बोझ था और उसका जीवन अस्तव्यस्त था। मैं उम्र में बड़ा हूँ, जेरेमिया ने कंधे उचकाते हुए कहा। अरे यार, सीधे मुद्दे पर आ सकते हो क्या? जेनो ने झुंझलाते हुए पूछा। माफ करना यार, जेरेमिया हंसते हुए बोला। मुझे किसी छोटे व्यक्ति के अधीन काम करना पसंद नहीं है। मैं मुक्केबाजी में नया नहीं हूँ और मैं यहाँ इसलिए शामिल हुआ क्योंकि यह जगह अंडरवर्ल्ड में काफी प्रसिद्ध है और यहाँ का वेतन भी अच्छा है। और मेरा इरादा सबसे अच्छे फाइटर को चुनौती देने का भी था, जिसके बारे में मुझे पता चला कि वह ठीक है, आप हैं, यिर्मयाह ने जेनो को सिर से पैर तक देखते हुए कहा। लेकिन रिको ने मेरे अनुभव को देखते हुए हमें पार्टनर या प्रतिद्वंद्वी बनाने के बजाय मुझे आपके अधीन रख दिया, जिससे मेरे सभी प्रयासों की अनदेखी हुई। जब मुझे पता चला कि आप मुझसे छोटे हैं तो मैं गुस्से में था और मुझे जलन हो रही थी, यिर्मयाह ने आह भरी। यिर्मयाह के भाषण के बाद जेनो हल्के से हंसे बिना नहीं रह सका। सचमुच यार, फिर तुम्हारा विचार कैसे बदला? जेनो ने यिर्मयाह की ओर अविश्वास से देखते हुए पूछा। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि एक वयस्क इतना बचकाना और छोटा सोच सकता है, फिर भी खुद को बड़ा होने का दावा करता है। उसका जीवन पहले से ही काफी कठिन था, लेकिन जेरेमी ने आकर इसे और अधिक नाटकीय बनाने का फैसला किया था। उसे इस समय ऐसे फालतू के ड्रामे की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैंने देखा कि मैं अनुचित व्यवहार कर रहा था, इसीलिए मैं यहाँ माफी मांगने आया हूँ। दोस्त, यिर्मयाह ने अपना हाथ अपने चेहरे के पास उठाया और जेनो द्वारा ताली हाई फाइव देने का इंतजार करने लगा। हाँ दोस्त, जेनो मुस्कुराया और उसने यिर्मयाह से हाथ मिलाया। हाँ, मुझे पता था कि तुम दोनों दोस्त बन जाओगे। थॉमस आया और उनके बीच बैठ गया और अपने हाथ उनके कंधों पर रख दिए। तिकड़ी की दोस्ती की खुशी में उसने जोर से घोषणा की। ओह! अरे! थॉमस फर्श पर गिरकर चिल्लाया और अपनी पीठ के निचले हिस्से को सहलाते हुए अपने भाई को धक्का देने का आरोप लगाने वाली नजरों से देखने लगा। जेनो ने जुड़वा भाइयों को देखकर अपना सिर हिलाया। शायद, बस शायद वे दोस्त बनने के लिए इतने बुरे भी नहीं थे। जेनो ने रात के मुकाबले के लिए अपना भुगतान प्राप्त किया था और वह रिको के कार्यालय से बाहर आ रहा था जब उसने जुड़वा बच्चों को निकास द्वार पर अपना इंतजार करते देखा। हे, अभी जा रहे हो? जेरेमिया ने पूछा। थॉमस जेनो के पास आया और अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। हाँ, तुम लोग अभी नहीं जा रहे? जेनो ने उनसे पूछा। खैर, हम सोच रहे थे आज रात हमारे साथ ड्रिंक के लिए चलो, थॉमस ने अपने भाई की बात बीच में ही काटते हुए कहा।
जेरेमिया ने अपने भाई की ओर आंखें मटकाई। उसे यकीन था कि जेनो मना कर देगा। थॉमस हमेशा ही बिना सोचे समझे बोल देता था, आज रात नहीं दोस्तों, मुझे कुछ काम है। जेनो ने जुड़वा बच्चों से कहा जब वे इमारत से बाहर निकले। कल? थॉमस ने हार न मानते हुए पूछा। हाँ, कल चलेगा, जेनो ने अपनी बाइक पर बैठते हुए कहा। ठीक है दोस्त, शुभ रात्रि, जेरेमिया ने कहा। उसने जेनो को हाथ हिलाया और अपने जिद्दी भाई को अपनी कार की ओर खींच ले गया। जेनो ने देखा कि वे गहरे रंग के शीशों वाली एक शानदार कार में प्रवेश कर रहे थे और उसे आश्चर्य हुआ कि वे वहां क्यों काम करना चाहते थे। वे काफी अमीर लग रहे थे। हे चैंप, अन्ना ने उसके पास आते हुए कहा। अन्ना, घर के लिए लिफ्ट चाहिए? उसने मुस्कान के साथ पूछा। यह तो बहुत आकर्षक प्रस्ताव है। अन्ना उसके करीब आई और उसने अपना हाथ उसके चेहरे तक उठाया और अपनी उंगलियों को उसकी जबड़े की रेखा पर धीरे से फिराया। बस मुझे छोड़ रहे हो या? उसने कामुकता से अपने होंठ काटे और अपना चेहरा उसके करीब ले आई। जेनो बस उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वह जानता था कि अन्ना उसे पसंद करती है और वह भी बुरी नहीं थी, लेकिन वह इस बात से हैरान था कि अन्ना कभी कभी कितनी साहसी हो सकती है। उह, जेनो ने जवाब देने से पहले सोचने का नाटक किया। मुझे लगता है मैं तुम्हें सिर्फ घर छोड़ दूंगा। उसने शरारती मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। उफ, मजा किरकिरा करने वाला। अन्ना उससे पीछे हट गई और भौहें चढ़ा लीं। चलो राजकुमारी, तुम्हें तुम्हारे महल तक ले चलते हैं। तुम्हें पता है विल उस लड़की के साथ पहले ही जा चुका है, उसने कहा और इंजन को तेज करते हुए उसके बिना ही गाड़ी चलाने का नाटक किया। अरे यार, मेरा इंतजार करो। तुम तो बड़े शैतान हो, अन्ना ने उसके पास पहुंचते हुए कहा और उसके पीछे कूदकर उसकी कमर में हाथ डाल दिए। राजकुमारी अन्ना, कसकर पकड़ो, उसने कहा और गाड़ी सड़क पर बढ़ा दी। कुछ देर बाद वह एक अपार्टमेंट के सामने आकर रुक गया। राइड के लिए धन्यवाद, और विल आज रात एक लड़के के साथ गया था, अन्ना ने कंधे उचकाते हुए कहा। अरे, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, जेनो ने सिर हिलाया। शुभ रात्रि चैंपियन, कल मिलते हैं। जेनो के रवाना होते ही अन्ना ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। जेनो अपने घर से कुछ ही ब्लॉक दूर था जब उसने देखा कि एक काले रंग की कार, जिसकी हेडलाइट बहुत तेज थी, तेजी से पीछे से उसका पीछा कर रही है। पहले तो उसे लगा कि कोई अनजान कार जल्दी में आगे निकल रही है, इसलिए उसने अपनी गति धीमी कर दी और सड़क के बीच से हट गया। लेकिन उसने देखा कि कार की गति भी धीमी हो गई थी, फिर भी वह उसी रफ्तार से उसका पीछा कर रही थी। तभी उसे पता चला कि कोई उसका पीछा कर रहा है। धिक्कार है, उसने बुदबुदाते हुए अपनी गति बढ़ा दी। वह अपने घर के पास से तेजी से निकल गया। उसने वहां रुकने का जोखिम नहीं उठाया ताकि जो भी लोग हो उन्हें पता न चल सके कि वह कहाँ रहता है। वह कार से आगे निकलने की कोशिश में तेजी से गाड़ी चलाता रहा, लेकिन कार उसके और करीब आती जा रही थी। उसे पूरा यकीन था कि वह उनसे ज्यादा गलियों को जानता है, इसलिए वह उन्हें खराब सड़कों वाले इलाकों में और अंदर ले जाता रहा। आखिरकार वह एक संकरी गली में पहुंचा और तुरंत उसमें गाड़ी चला दी। उन्हें पूरा यकीन था कि कार उस छोटी सी गली में कभी नहीं घुस पाएगी, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए कार के पीछे से दो पावर बाइक निकलीं और उनका पीछा करने लगीं। धिक्कार है, उसने गाली दी और अपनी गति बढ़ा दी, जिसे उसने पहले कम कर दिया था क्योंकि उसे लगा था कि वह उनसे आगे निकल गया है। वह लगातार एक कोने से दूसरे कोने की ओर मुड़ता रहा, कूड़ेदानों के बीच से रास्ता बनाता रहा और तीखे मोड़ लेता रहा। उसने जोखिम उठाकर पीछे मुड़कर देखा और बाइक पर काले कपड़े और काले हेलमेट पहने दो आदमियों को देखा। वह यह सोचे बिना नहीं रह सका कि वे कौन थे। उसने न तो उच्च वर्ग के किसी व्यक्ति को नाराज किया था और न ही माफिया को, इसलिए वह इस बात से हैरान था कि वे कौन थे। जेनो विचारों में खोया हुआ था और उसने उस नई बाइक पर ध्यान नहीं दिया जो कोने से निकली और तेजी से उसकी ओर आ रही थी। धत तेरे की, उसने आखिरी क्षण में कहा, जब उसकी बाइक सामने से आ रही बाइक से टकराने ही वाली थी और उसने चतुराई से अपनी बाइक से पीछे की ओर छलांग लगा दी। कंक्रीट के फर्श पर कुछ देर लुढ़कने के बाद वह जल्दी से खड़ा हो गया
और तब तक काले कपड़े पहने 3 आदमियों ने उसे घेर लिया था। हमारे साथ आओ, बीच में खड़े व्यक्ति ने कहा, जो उनमें सबसे लंबा था। यह तो स्पष्ट है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, जेनो ने कहा और बोलने वाले के सीने पर एक जोरदार लात मारी, जिससे वह दूर जमीन पर गिर गया। उन्होंने उस पर बेरहिमा से मुक्के और लात बरसाए, लेकिन उसने चतुराई से झुककर और मुड़कर उनके अधिकांश हमलों से खुद को बचा लिया। उसने सटीक प्रहार किए और एक को नॉकआउट करने में भी सफल रहा। आह! जेनो चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। जेनो को महसूस हुआ कि 2 आदमी उसे जबरदस्ती कहीं ले जा रहे हैं, और उसे लगा कि उसके शरीर पर टेजर का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए वह कुछ भी नहीं कर सका क्योंकि उसका शरीर इस समय सुन्न हो चुका था। एक लंबी यात्रा के बाद उसे लगा कि उन आदमियों ने उसे कार से बाहर निकाला। वह अपने आसपास की स्थिति से अनजान था और उसने शांत रहने का निर्णय लिया। अब विरोध करने का कोई फायदा नहीं था। अगर उसे जीवित रहना था तो उसे सहयोग करना ही था। वह जानता था कि ये सब कैसे काम करते हैं। वह कुर्सी पर जबरदस्ती बिठाए जाने पर वह कराह उठा। उसकी आंखों की पट्टी हटा दो, जैस्पर, जेनो ने अपने सामने एक रौबीली आवाज सुनी। बगल से एक और आवाज में जवाब आया, जी सर। जेनो को महसूस हुआ कि उसके हाथों की हथकड़ी खुल गई है और वह आराम की सांस ले पाया। वह अपनी आंखों से पट्टी हटने का इंतजार कर रहा था। युवक, क्या तुम सहयोग करने का वादा करते हो? उस रौबीली आवाज वाले व्यक्ति ने पूछा। हाँ, जेनो ने उत्तर दिया। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसका चेहरा खोल दो, उसने उस आदमी को कहा। पट्टी हटते ही जेनो की आंखों पर कमरे की तेज रोशनी पड़ी, जिससे उसने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और जहां उसे लाया गया था, उसे देखकर वह दंग रह गया। उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह यहाँ वापस कैसे आया? उसने उस निर्मम और दुष्ट व्यक्ति के चेहरे को देखा और अपनी याददाश्त पर जोर दिया कि उससे क्या गलती हुई थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। क्या उसने गलती से उनका कोई सामान ले लिया था? नहीं, उसे पता था कि उसने ऐसा नहीं किया था, और उसे विश्वास था कि उसने हवेली की किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाया था। आपको हैरान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप इस जगह से परिचित हैं। जेनो ने जब उस आवाज के मालिक की ओर देखा तो पाया कि लगभग पिछले बॉस की उम्र का एक व्यक्ति सफेद सूट पहने हुए था और उसके आसपास कई अंगरक्षक थे। उसने पाया कि उस आदमी की शक्ल उस राक्षस से आश्चर्यजनक रूप से मिलती जुलती थी, बस वह उम्र में बड़ा था और उसके काले बालों में सफेद बाल आ चुके थे। उसे यह बात अजीब लगी कि वह आदमी ठीक उसी तरह घूर रहा था जैसे 1 सप्ताह पहले उसके बेटे ने उस पर बंदूक तानते हुए घूरा था। मैं श्री ओरियन हूँ, आप मुझे अबुएलो, दादाजी, कह सकते हैं। श्री ओरियन आगे आए और जेनो से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। जेनो ने अनिच्छा से उनका हाथ थामा और धीरे से पीछे हट गया। उसे यह स्थिति अजीब लगी। कोई अनजान व्यक्ति आपका अपहरण करवाता है, फिर हाथ मिलाने का प्रस्ताव रखता है और आपको उसे दादाजी कहने का आदेश देता है। हमें अकेले छोड़ दो और बटलर निकोल को बुलाओ, श्री ओरियन ने उन आदमियों से कहा, और वे तुरंत कमरे से बाहर चले गए। जेनो को एहसास हुआ कि वह उसी रात वाले बैठक कक्ष में बैठा था। शांत हो जाओ, जेनो, चलो बातें करते हैं। श्री ओरियन आए और जेनो के बगल में बैठ गए। क्या आप इसे जानते हैं? श्री ओरियन ने अपने फोन पर एक तस्वीर दिखाई। हाँ, ये केन है, जेनो ने केन की उस तस्वीर को देखते हुए कहा, जिसमें केन उसके द्वारा बनाई गई स्ट्रॉबेरी वफल का आनंद ले रहा था और चॉकलेट का एक धब्बा उसकी नाक की नोक पर बड़े प्यारे तरीके से लगा हुआ था। आपके चेहरे पर मुस्कान है, ऐसा लगता है कि आप उसे पसंद करते हैं, श्री ओरियन ने कहा। हाँ, मैं उसे पसंद करता हूँ, जेनो ने उत्तर दिया। अरे, हमें इसे ठीक करना चाहिए, श्री ओरियन मुस्कुराए और दरवाजे की ओर इशारा किया। जैसे ही उन्होंने इशारा किया, दरवाजा खुल गया। जेनो ने प्रवेश द्वार की ओर देखा और केन को तेजी से उसकी ओर दौड़ते हुए देखा। बटलर निकोल उसके पीछे हाथ में एक फाइल लिए चल रही थीं। वह तुरंत कुर्सी से नीचे उतरा और बाहें फैलाकर केन का इंतजार करने लगा। आउफ! अरे दोस्त, जेनो ने हंसते हुए दौड़कर आते हुए केन को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे गले लगा लिया।
मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा, केन ने भावुक होकर कहा, और अपने छोटे हाथों से जेनो की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। मुझे भी दोस्त, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई, चलो बैठते हैं। जेनो ने केन को गोद में उठाया और सोफे पर बिठा दिया, जबकि वह खुद उस छोटे लड़के के बगल में बैठ गया। वाह, कितना सुंदर नजारा है। ठीक है, चलिए काम पर लग जाते हैं। नौजवान श्री ओरियन ने बटलर निकोल की ओर हाथ बढ़ाया और उन्होंने फाइल उनके हाथों में थमा दी। आपने क्या पकड़ रखा है? दादाजी, केन ने मासूमियत से अपने दादाजी की ओर देखते हुए पूछा। कुछ नहीं मेरे बेटे, बस कुछ ऐसा अनुबंध जिससे ये यहीं रुक जाएं, ताकि तुम अब और अकेले न रहो, श्री ओरियन ने स्नेहपूर्वक कहा। जेनो ने हैरानी से उनकी ओर देखा। वह सोच रहा था कि बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वह उस दरिंदे सेबेस्टियन के लिए दोबारा काम नहीं करेगा। कोई व्यक्ति किसी दूसरे इंसान के प्रति इतना भावहीन और निर्दयी कैसे हो सकता है कि उसे देखते ही जान से मारने पर उतारू हो जाए। वह इतनी कम उम्र में मरना बिल्कुल नहीं चाहता था, उसे अभी भी अपनी नानी का ख्याल रखना था। वह उस निर्दयी शैतान की छत के नीचे एक और रात बिताने की बजाय खुद को इस मुसीबत से दूर रखना ज्यादा पसंद करता। इस पर हस्ताक्षर करो, जेनो, श्री ओरियन ने फाइल से एक कागज का टुकड़ा उसे थमा दिया। जेनो ने संशय के साथ इसे स्वीकार किया। कागज के नीचे लिखी रकम देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन ऊपर लिखे शब्दों ने तुरंत ही पैसे में उसकी दिलचस्पी खत्म कर दी। जेनो ने मन ही मन अनुबंध में उस शैतान का नाम लिखा देखा। उसने अनुबंध को ध्यानपूर्वक पढ़ा और पाया कि यह 1 वर्ष के लिए था और इसमें यह भी कहा गया था कि वह तुरंत केन के बॉडीगार्ड और मैनी के रूप में अपना कर्तव्य फिर से शुरू कर देगा। उसने उपहास उड़ाते हुए कागज को मेज पर रख दिया। वह उसका अंगरक्षक बनने वाला नहीं था, कभी नहीं। और उन्हें उसकी जरूरत क्यों थी? उस आलीशान घर के चारों ओर पहले से ही दर्जनों सशस्त्र अंगरक्षक मंडरा रहे थे। नहीं, श्री ओरियन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। माफ कीजिए श्रीमान अबुएलो, लेकिन मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता, जेनो ने मेज पर पड़े कागज की ओर इशारा करते हुए कहा। अब तुम मेरे दोस्त नहीं रहना चाहते? केन ने पूछा। उसकी मासूम आंखों में आंसू आ गए। नहीं, ऐसा नहीं है केन, बात बस इतनी सी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उस छोटे लड़के को कैसे बताए कि उसका पिता एक क्रूर इंसान है। ओह, मेरे फोन में एक और तस्वीर है, उम्मीद है कि इस बेचारी महिला को कुछ न हो। श्री ओरियन ने जेनो को अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई उसकी नानी की तस्वीर दिखाई। जेनो की आंखें सदमे और गुस्से से चौड़ी हो गईं। नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जेनो गुस्से से खड़ा हो गया। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी क्षण हमला कर देगा। क्या मैं नहीं करूंगा? श्री ओरियन ने शांत अंदाज में पूछा। जेनो ने देखा कि वह अपनी संपर्क सूची में से एक नंबर डायल कर रहे थे। हेलो जेवियर, जिस बारे में हमने बात की थी, अब आप सेंट मैरी अस्पताल के कमरा नंबर 236 में भर्ती महिला की सुरक्षा हटा सकते हैं। नहीं, मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। जेनो ने झट से झुककर मेज से कलम उठाई और अनुबंध पत्र के निचले हिस्से पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। वाह, जेनो यहीं रहेगा। केन खुशी से उछलने लगा और जेनो के पैर को गले लगा लिया। ओह, माफ कीजिएगा जेवियर, शायद अगली बार। जी हाँ, धन्यवाद। श्री ओरियन ने एक संतुष्ट मुस्कान के साथ अपना फोन जेब में रखा। हाँ मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, श्री ओरियन ने प्यार से केन के सिर पर थपथपाया। क्यों? जेनो ने पूछा। उसे यह जानना जरूरी था कि उसे ही क्यों फंसाया जा रहा था। उसने उनका किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं किया था, तो फिर वे उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? अब उसे समझ आ गया कि सेबेस्टियन को यह क्रूरता कहाँ से मिली थी। कहावत है कि जैसा बाप वैसा बेटा। मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए बेटे, श्री ओरियन ने गंभीरता से कहा। यह तो हास्यास्पद है, जेनो ने जबड़े भींचते हुए व्यंग्यपूर्ण ढंग से कहा। बटलर निकोल, केन को उसके कमरे में ले जाओ, श्री ओरियन ने गंभीर स्वर में कहा। जी सर, बटलर निकोल ने जवाब दिया और तुरंत विरोध कर रहे केन को उसके कमरे तक ले गईं। कृपया बैठिए, श्री ओरियन ने अपने बगल की जगह पर थपथपाते हुए कहा। जेनो अनिच्छा से बैठ गया।
वह जानता था कि वह यह बाजी पहले ही हार चुका है। वह बस इस सारे ड्रामे के पीछे का कारण जानना चाहता था। हो सकता है मेरा तरीका सबसे अच्छा न रहा हो, लेकिन मुझे सच में आपकी मदद की जरूरत है। श्री ओरियन ने अपने फोन में एक के बाद एक तस्वीरें दिखाते हुए जेनो को उसकी और केन की तस्वीरें दिखाईं। जेनो यह सोचकर हैरान था कि उन्हें वे तस्वीरें कैसे मिलीं। ये तस्वीरें उसने केन के साथ खेलते समय ली थीं। श्री ओरियन ने आह भरी, मेरा पोता आपसे इतना लगाव रखने लगा है जो पहले कभी किसी आया के साथ नहीं हुआ। वह किसी से भी खुलकर बात नहीं करता, न मुझसे न अपने पिता से। मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे। वह हल्के से हंसे। वह मुझे ये तस्वीरें भेजता रहता था और तुम्हें वापस लाने के लिए कहता था। देखो, उसका वजन कम हो गया है क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद से उसने ठीक से खाना पीना छोड़ दिया है। सेबेस्टियन मेरा इकलौता बेटा है, इसलिए केन मेरे लिए सब कुछ है। मैं उससे दिल से प्यार करता हूँ और वह जो चाहेगा मैं वो करूँगा। श्री ओरियन सोफे से उठे और एक सिगरेट जलाई। तो जाहिर है मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए आपकी जांच की कि आप बेदाग हैं। इसी तरह मुझे पता चला कि आप अंडरवर्ल्ड के एक बेहतरीन बॉक्सर हैं और इसीलिए मैंने आपको केन का बॉडीगार्ड बनाया, श्री ओरियन ने समझाया। रही बात सेबेस्टियन के बॉडीगार्ड के रूप में आपकी भूमिका की, मुझे पता है कि आप उसे बहुत पसंद नहीं करते, इसलिए उसके साथ अपना अनुबंध समय कम करना पूरी तरह आपके हाथ में है, श्री ओरियन ने जेनो को सूचित किया। कैसे? जेनो ने पूछा। वह उस दरिंदे के साथ अपने 1 साल के अनुबंध को छोटा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अरे देखो, यह तो बहुत आसान है। उसकी शादी करवा दो। क्या? जेनो ने अविश्वास से पूछा। जेनो ने कभी नहीं सोचा था कि उसे असल जिंदगी में इस तरह की बातें सुननी पड़ेंगी। उसने ऐसे दृश्य केवल फिल्मों और उपन्यासों में ही देखे थे। उसने खुद को इस बेतुकी स्थिति पर सोचने के लिए फटकारा। हाँ जेनो, उसे महिलाओं के साथ घुलने मिलने के लिए प्रेरित करो। जब से केन की माँ उसे छोड़कर गई है तब से वह, खैर तुमने देख ही लिया है कि वह कैसा पत्थर दिल बन गया है। श्री ओरियन ने अपने हाथों को हवा में हिलाया। इससे मेरा क्या लेना देना है? जेनो ने पूछा। देखो, अगर तुम उसे महिलाओं से मिलवाने में कामयाब हो जाते हो तो आखिरकार वो भी एक इंसान है और किसी न किसी के करीब आ ही जाएगा। प्यार के साथ जीवन में बदलाव आता है। वो एक नया परिवार बसाना चाहेगा। यहीं पर शादी का महत्व सामने आता है। श्री ओरियन ने जेनो की ओर एक गहरी मुस्कान के साथ देखा। फिर जब उनकी शादी हो जाएगी तो केन की देखभाल के लिए एक माँ जैसी शख्सियत आ जाएगी। तब यहाँ तुम्हारी भूमिका और अनुबंध समाप्त हो जाएगा। तुम अपनी दादी के पास वापस जाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगे। श्री ओरियन ने जेनो की पीठ थपथपाई। तो सीधे शब्दों में कहें तो तुम उसके अंगरक्षक के साथ साथ उसके कामदेव, मैचमेकर की भूमिका निभा रहे हो। उन्होंने जेनो की पीठ पर आखिरी बार थपथपाया और उसे बैठक कक्ष में अकेला छोड़ दिया। जेनो, सारा सामान तुम्हारे कमरे में भेज दिया गया है। शुभ रात्रि। बटलर निकोल अचानक उसके बगल में प्रकट हुई और चुपचाप चली गईं। तभी जेनो को एहसास हुआ कि वह काफी देर से अपने विचारों में खोया हुआ था। ठीक है। जेनो ने बटलर के साथ केवल औपचारिकता निभाई। सच तो यह था कि वह अभी भी इस बात पर क्रोधित था कि पिछली बार यहाँ आने पर उसने उसे धोखा दिया था और वह जानता था कि उसके अपहरण में भी बटलर का हाथ था। वह उसके पास से गुजरा और सीढ़ियों पर चढ़ गया। जेनो, मुझे सिरी के साथ तुम्हारी पहचान को फिर से स्थापित करने की जरूरत है। बटलर निकोल हाथ में एक टैबलेट लेकर उसके पास चली गई। जरूर, जेनो ने बिना किसी उत्साह के कहा। वह इस जगह के कड़े नियमों और पाबंदियों से पहले ही तंग आ चुका था। बस आपका फिंगरप्रिंट चाहिए, बटलर निकोल ने कहा। जेनो ने अपना अंगूठा स्क्रीन पर रखा और सिरी की आवाज सुनाई दी। वापस स्वागत है जेनो, सिरी की आवाज गूंजी। वह हमेशा इस बात से हैरान रहता था कि वे इतनी उन्नत तकनीक का उपयोग करते थे कि घर में कोई अतिरिक्त तार या उपकरण दिखाई भी नहीं देते थे और सब कुछ आलीशान लगता था। शुभ रात्रि जेनो, बटलर निकोल ने कहा और चली गईं। जेनो अपने कमरे में गया और सीधे शॉवर की ओर चला गया। वह नहीं चाहता था कि पिछली बार की तरह वह बिना नहाए फर्श पर ही सो जाए।
उसने नहाना खत्म किया और अपनी कमर के चारों ओर एक सफेद तौलिया बांध लिया। वह कपड़े लाना भूल गया था। उसने अपने बिस्तर पर रखे डफल बैग में देखा कि इस बार उसके लिए क्या क्या सामान लाया गया है। वह कपड़े निकालने के लिए जैसे ही बाथरूम से बाहर कदम रखने वाला था, उसकी पीठ को किसी ने जोर से दरवाजे पर दे मारा और एक बंदूक सीधे उसके पैरों के बीच तान दी गई। फिर से? धत तेरे की, फिर से नहीं, जेनो बुदबुदाया। उसकी गर्दन पर कसे हाथ के कारण उसका दम घुट रहा था। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, सेबेस्टियन गुस्से में गुर्राया। उसका चेहरा गहरे गुस्से से लाल था और उसकी भूरी आंखें सीधे जेनो की आंखों में चुभ रही थीं। नहीं नहीं, शांत हो जाओ, मेरा विश्वास करो, मैं भी यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। जेनो ने आत्मसमर्पण करते हुए अपने हाथ ऊपर उठा लिए। फिर से मेरी जासूसी करने आए हो? सेबेस्टियन ने खतरनाक अंदाज में पूछा और बंदूक को जेनो के पैरों के बीच थोड़ा और सटा दिया। जेनो को बंदूक की ठंडी नली अपने शरीर पर महसूस हो रही थी और इस बार उसे सच में डर था कि उसका अंग क्षतिग्रस्त न हो जाए। वह इसके बिना नहीं जी सकता था। उसने ईमानदारी से जवाब देने का फैसला किया। तुम्हें किसने भेजा? सेबेस्टियन दहाड़ा। तुम्हारे पिता ने। उफ, उसके गाल पर एक जोरदार मुक्का पड़ा। फिर से? ऐसा लग रहा था कि सच बोलने का यहाँ कोई फायदा नहीं था। कमीने, सेबेस्टियन ने अपना मुक्का पीछे खींचा, जेनो के चेहरे पर एक और वार करने के लिए। जेनो ने अत्यधिक चोट खाने का नाटक किया और फर्श पर गिर गया और दर्द से छटपटाने लगा। एक मुक्केबाज के रूप में यह उसकी बचाव रणनीति का हिस्सा था, दुश्मन को यह विश्वास दिलाना कि आप बुरी तरह घायल हो चुके हैं या बेहोश हैं। इस मामले में वह केवल नाटक कर रहा था। हरामखोर, सेबेस्टियन ने जेनो की पीठ के निचले हिस्से पर एक लात मारी और अपनी बंदूक के पिछले हिस्से से उसके सिर के बगल में वार किया। जेनो इस बार सचमुच दर्द से दोहरा हो गया। उसकी चाल ने उसके बॉस को और अधिक गुस्सा दिला दिया था। वह जैसे ही उठने वाला था, उसकी पीठ पर एक और जोरदार लात पड़ी, जिससे वह लुढ़ककर पीठ के बल गिर गया। इस बार वह और मार खाने से बचने के लिए जल्दी से खड़ा हुआ, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसका तौलिया उससे दूर जा चुका था। वह पूरी तरह नग्न था। धिक्कार है, जेनो ने झुककर अपने हाथों से खुद को ढका और तौलिए को उठाने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। जैसे ही उसका हाथ तौलिए को छूने वाला था, सेबेस्टियन के भारी काले जूते ने तौलिए को दबा दिया और उसे जेनो की पहुंच से दूर खींच लिया। उसने धीरे से ऊपर देखा तो सेबेस्टियन उसे गुस्से से घूर रहा था और बंदूक अभी भी उसकी ओर तनी हुई थी। अब खड़े हो जाओ, सेबेस्टियन ने अपनी बंदूक से इशारा किया। जेनो को बेहद अपमानित महसूस हो रहा था। एक अन्य पुरुष के सामने इस तरह नग्न और लाचार होना उसके स्वाभिमान पर गहरी चोट थी, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। वह यह सब अपनी नानी के इलाज के लिए सह रहा था। वह खड़ा हुआ और अपने हाथों से खुद को ढका। वे दोनों पुरुष थे, लेकिन फिर भी उसमें शालीनता थी। उसकी नानी ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे। घूमो, सेबेस्टियन ने आदेश दिया। उसने देखा कि जेनो धीरे धीरे पीछे घूमा, अपने हाथों से खुद को ढकते हुए, जैसे सेबेस्टियन को उसमें कोई दिलचस्पी हो। अब अपने कपड़े उठाओ, उन्हें पहनो और यहाँ से दफा हो जाओ, सेबेस्टियन ने जेनो के पीछे से कहा, बंदूक उसके सिर पर ताने हुए। उसने अपनी नजरें जेनो पर तब तक टिकाए रखीं जब तक कि उसने पूरी तरह कपड़े नहीं पहन लिए। अब सामने घूमो, उसने आदेश दिया। जेनो घूमा और उसका सामना किया। उसके बालों से अभी भी शॉवर का पानी टपक रहा था। किस बात का इंतजार कर रहे हो? जाओ, सेबेस्टियन गुस्से में फुसफसाया। उसे बटलर निकोल से बात करनी होगी कि वह इस बेवकूफ क्लाउन को दोबारा उसके घर में क्यों लेकर आई। वह अभी अभी एक और व्यावसायिक यात्रा से लौटा था और इस मुसीबत को फिर से अपने घर में देख रहा था। वह जेनो से नफरत करता था। वह असभ्य था और उसके बेटे के पास रहने के लिए बेहद खतरनाक लगता था। कौन जाने उसे किसी दुश्मन ने मुखबिर बनाकर भेजा हो। मुझे खेद है बॉस, लेकिन मैं नहीं जा सकता, जेनो ने अपनी जगह पर डटे रहते हुए कहा। यहाँ से जाने का मतलब था अपनी नानी को मौत के मुंह में धकेलना नहीं। वह यहाँ रहकर सारे बार सहने को तैयार था। वह इसका आदी था। क्या सेबेस्टियन को विश्वास नहीं हो रहा था कि दुनिया में अभी भी ऐसे ढीठ लोग मौजूद हैं?
मैं नहीं जा सकता, जेनो ने दोहराया। जैसी तुम्हारी मर्जी। सेबेस्टियन जेनो की ओर बढ़ा और उस पर एक मुक्का चलाया, लेकिन वह यह देखकर हैरान रह गया कि जेनो का चेहरा उसके मुक्के से जोर से एक तरफ घूम गया। उसने डॉज करने की कोशिश भी नहीं की थी। इससे उसका यह विश्वास और पक्का हो गया कि यह एक बेकार और अनुभवहीन व्यक्ति है। जेनो ने उसे दोबारा अपनी ओर आते देखा और बचने की कोशिश की, लेकिन शॉवर के कारण फर्श गीला था। उसका पैर फिसल गया और वह मुंह के बल गिर पड़ा। जेनो ने गिरते समय अपनी आंखें बंद कर लीं, दर्दनाक टक्कर के लिए खुद को तैयार कर लिया, लेकिन वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसे उतना दर्द नहीं हुआ जितना उसने सोचा था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं तो सेबेस्टियन का चेहरा ठीक उसके नीचे था, जो उसे जान से मार देने वाली नजरों से घूर रहा था। वह सीधे अपने बॉस के ऊपर गिरा था। धिक्कार है। मुझे माफ करना। वह तेजी से खड़ा हुआ, लेकिन दोबारा फिसल गया और इस बार उसका चेहरा सीधे सेबेस्टियन के पैरों के बीच जाकर गिरा। कमीने। सेबेस्टियन ने अपना पैर उठाया और जेनो को जोर से लात मारकर दूर धकेल दिया, जिससे वह सीधे बिस्तर की ओर जा गिरा। ओह शिट। जेनो बुदबुदाया और अपने सिर के पिछले हिस्से को पकड़ लिया जो लकड़ी के बिस्तर के किनारे से टकरा गया था। पीछे आओ, सेबेस्टियन ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। उसकी देह से निकलता गुस्सा हवा में महसूस किया जा सकता था। जेनो उसके पीछे पीछे चला और बैठक कक्ष के बीच में आकर रुक गया जब सेबेस्टियन उसके सामने रुका। मैं अब यह नहीं जानना चाहता कि तुम्हें किसने भेजा है। मेरे पीछे मुड़ने से पहले यहां से गायब हो जाओ, सेबेस्टियन ने ठंडे लहजे में कहा, जिससे कमरे का तापमान जैसे गिर गया हो। जेनो जानता था कि सेबेस्टियन जो कह रहा था वह कर गुजरेगा और वह वास्तव में इस स्थिति से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर मेज पर पड़े अनुबंध पत्र की प्रति पर पड़ी। उसने तेजी से उसे उठाया और सावधानी से सेबेस्टियन के करीब गया। सर, बॉस, मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए, जेनो ने सावधानी से कहा। सेबेस्टियन धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा। इस बार उसे गोली मारने के लिए तैयार था, लेकिन कागज के शीर्ष पर उसके पिता की मुहर ने उसकी नजरें खींच लीं। उसने जेनो से कागज छीन लिया और जैसे ही उसने पन्ने पलटने शुरू किए, उसके चेहरे पर हत्यारापन झलकने लगा। उस बूढ़े की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में दखल देने की? सेबेस्टियन ने गुस्से से पूछा। जेनो इस विडंबना पर हंसना चाहता था, मानो कोई खुद दूसरों पर दोषारोपण कर रहा हो, लेकिन उसे यह भी एहसास था कि अभी मजाक करने का समय नहीं है। उसकी जान अभी भी खतरे में थी। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि पिता और पुत्र के बीच का रिश्ता सबसे अच्छा नहीं था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि सेबेस्टियन को अपने बेटे की देखभाल करना नहीं आता था, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे सकता है जो उसके पास हो। उसे प्यार नहीं मिला, इसलिए वह प्यार नहीं दे सकता था। हाँ, मुझे लगता है, जेनो ने जवाब दिया। और तुम उसके साथ साजिश रचने की हिम्मत करते हो? सेबेस्टियन ने गुस्से से पूछा। मेरा अपहरण कर लिया गया था। ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन याद रखना, तुम मुझसे तुम्हें छोड़ने की भीख मांगोगे और मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे अंगरक्षक हो, है ना? सेबेस्टियन ने उपहास उड़ाते हुए कहा और उसके करीब आ गया। तो फिर अच्छा है, देखते हैं तुम कब तक टिक पाते हो। तुम यहाँ रहकर अपनी औकात याद रखोगे, सेबेस्टियन ने कहा और वहां से चला गया। जेनो ने राहत की सांस ली, इसलिए नहीं कि उसे यहाँ अच्छा लग रहा था, वह जानता था कि यह एक चेतावनी थी, बल्कि इसलिए कि वह इस खतरनाक चरण से बच गया था। वह जानता था कि आगे और भी मुश्किलें आने वाली हैं। उस रात जेनो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके दिमाग में लाखों विचार चल रहे थे। पहले की तरह उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका दिन फिर से यहीं आकर खत्म होगा। वह अपने नए बॉस से तंग आ चुका था। वह एक क्रूर आदमी था और उसे विश्वास था कि अगर वह चाहे तो पलक झपकते ही उसे मार सकता है। वह सोच रहा था कि आने वाले दिन उसके लिए क्या लेकर आएंगे। वह यहाँ अपने आखिरी दिन तक सेबेस्टियन की नजरों से ओझल रहने की पूरी कोशिश करेगा, भले ही यह मुश्किल होगा क्योंकि वह उसका अंगरक्षक बनने वाला था, लेकिन वह अपनी जान को एक माफिया सरगना के हाथों में जाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। सेबेस्टियन एक खतरनाक आदमी था और जेनो को इस बात का पूरा यकीन था कि वह माफिया का सरगना था।
अगली सुबह जब जेनो जागा तो उसके शरीर में भारी थकान थी। कल के तनाव के कारण उसका बदन टूट रहा था। उसे पता था कि उसे आराम की जरूरत है, लेकिन वह इस खतरनाक माहौल में बेफिक्र नहीं हो सकता था। उनकी वर्तमान स्थिति में थोड़ी सी भी लापरवाही मौत के समान थी। सुप्रभात जेनो, केन ने उसके कमरे में आकर उसे धीरे से गले लगाया। वाह, तुम इतनी जल्दी उठ गए, ये तो कमाल है यार, जेनो ने केन के बालों को सहलाते हुए कहा। हाँ, और मैंने अपने दांत भी साफ किए और नहाया भी, केन ने उत्साह से कहा, प्रशंसा का इंतजार करते हुए। तुम कमाल हो केन, हाई फाइव करोगे? जेनो ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वाह, मैं कमाल का हूँ, केन ने जेनो से हाई फाइव करते हुए कहा। चलो तुम्हें नाश्ता कराता हूँ और स्कूल ले चलता हूँ। जेनो ने केन को अपनी गोद में उठाया और उसे नीचे ले गया। बैठक कक्ष में सेबेस्टियन को बैठा देखकर वह हैरान रह गया। उसके गंभीर चेहरे पर कोई भाव नहीं था। शैतान को मुस्कुराना नहीं आता। जेनो हमेशा दूसरों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने में विश्वास रखता था, लेकिन वह जानता था कि इस बॉस के साथ ऐसा करना असंभव था। सुप्रभात बॉस, जेनो ने केन को धीरे से नीचे रखते हुए उसके पिता से कहा। सेबेस्टियन ने जेनो को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, मानो उसने कुछ कहा ही न हो और वह वहां मौजूद ही न हो। सुप्रभात डैड, केन ने थोड़ी दूरी से कहा। जेनो को पिता और पुत्र के बीच का ऐसा ठंडा दृश्य देखकर बहुत बुरा लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोई सुबह की आत्मीयता नहीं, कोई प्यार भरा शब्द नहीं। सब कुछ गलत था। वह किस तरह का आदमी था? अपने बेटे के प्रति भी इतना रूखा। वह एक शैतान था, बस यही वह था। जेनो ने मन ही मन निष्कर्ष निकाला कि सेबेस्टियन के अंदर कोई दिल नहीं है, और उसे एहसास हुआ कि उसे उसके साथ बहुत सावधानी से पेश आना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने बच्चे के प्रति भावना से रहित होता है वह बिना किसी पछतावे के किसी को भी मार सकता है। सुप्रभात केनेथ, नाश्ता करो और स्कूल जाओ। सेबेस्टियन ने अपने बेटे को देखने के लिए बस एक पल के लिए अपना सिर उठाया। जब जेनो ने देखा कि सेबेस्टियन उसकी ओर देख रहा है तो उसने तुरंत अपनी नजर हटा ली। वह सुबह सुबह कोई परेशानी नहीं चाहता था। बेहतर यही था कि वह दूरी बनाए रखे। इसके लिए नाश्ता बनाओ, सेबेस्टियन ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। जी बॉस, जेनो ने जवाब दिया और केन का हाथ पकड़कर उसे भोजन कक्ष की ओर ले गया। सेबेस्टियन ने जेनो को केन के साथ बातचीत करते हुए देखा था। इसमें कोई शक नहीं था कि उनके बेटे को उस आदमी से गहरा लगाव हो गया था। अभी तक वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, और यह जानकर कि उसके पिता ने इसे यहाँ रखा है, उसके मन में तरह तरह के संदेह पैदा हो गए थे। लेकिन उसे थोड़ी राहत इसलिए मिली क्योंकि उसने कल रात उसकी पृष्ठभूमि की जांच की थी और उसमें ब्लैक बेल्ट होने और मुक्केबाज के रूप में उसके गुप्त काम के अलावा कुछ भी खास नहीं पाया था। उसे विश्वास था कि वह फिलहाल बेदाग है, या फिर वह एक अच्छा जासूस था जो अपने निशान मिटाना जानता था। लेकिन वह जो भी था, सेबेस्टियन हमेशा उससे एक कदम आगे रहने का पूरा ध्यान रखता था। क्या तुम मुझे स्कूल के बाद लेने भी आओगे? केन ने कार में पूछा। जी बॉस, जेनो ने छोटे लड़के को शरारती अंदाज में सलाम करते हुए जवाब दिया। शानदार, केन ने पीछे की सीट से खुशी से झूमते हुए कहा। जेनो उसे स्कूल ले जा रहा था। वह स्क्रीन पर दिखाए गए नक्शे का सावधानीपूर्वक अनुसरण कर रहा था क्योंकि वह पहली बार उस क्षेत्र में गाड़ी चला रहा था। उसे वापस जाने की जल्दी थी क्योंकि सेबेस्टियन की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। 30 मिनट में वापस आ जाना, वरना तुम्हारी नानी का इलाज रोक दिया जाएगा। उसे नहीं पता था कि सेबेस्टियन को उसकी नानी के बारे में कैसे पता चला, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब जो मायने रखता था वह था केन को छोड़कर जल्दी से अपने बॉस के पास लौटना। मैनी और बॉडीगार्ड के रूप में काम करना दो चुनौतीपूर्ण नौकरियां थीं। दोपहर में मिलते हैं दोस्त, जेनो ने केन को स्कूल के गेट तक छोड़ने के दौरान कहा। ठीक है, बाय जेनो, केन ने हाथ हिलाया और दौड़कर अपने स्कूल के अंदर चला गया। जेनो कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा और उस खुश लड़के को देखकर मुस्कुराता रहा। उसे होश आया और वह झट से मुड़कर जाने लगा। कार के पास पहुंचते ही वह अचानक सुनहरे घुंघराले बालों वाली एक युवती से टकरा गया। ओह, मुझे माफ करना, मैं सावधान नहीं था।
क्या आप ठीक हैं? उसने महिला को गिरने से बचाते हुए पूछा। अरे मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, यह मेरी गलती है, मैं ध्यान नहीं दे रही थी। महिला ने खुद को सीधा किया और अपने बालों को कानों के पीछे किया। जेनो को वह महिला सुंदर लगी, लेकिन वह उसकी पसंद की नहीं थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अच्छी चीजों को देखकर उनकी सराहना नहीं करेगा। मैं जॉर्जिया हूँ, उसने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। ओह, मैं जेनो हूँ। हालांकि हमारी मुलाकात काफी नाटकीय ढंग से हुई, फिर भी आपसे मिलकर अच्छा लगा, जॉर्जिया। जेनो ने विनम्रता से उनका हाथ मिलाया। हाँ हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही है, जेनो। जॉर्जिया हंस पड़ी। हाँ, आपका दिन अच्छा रहे, जॉर्जिया। मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे मौके पर, जेनो ने स्वाभाविक रूप से कहा। तुम भी, जेनो, फिर मिलेंगे, जॉर्जिया ने हाथ हिलावे हुए कहा और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। जेनो ने हाथ हिलाया और जल्दी से कार में बैठ गया। उसे देर हो रही थी। जेनो ने कार पार्क की और उससे बाहर निकला। वह जल्दी से सीढ़ियों पर चढ़ गया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, अलार्म बजने लगा और उसे सिरी की आवाज सुनाई दी। प्रवेश वर्जित है, जेनो। तुम बॉस के लिए खतरा हो। प्रवेश वर्जित है, जेनो। तुम बॉस के लिए खतरा हो। सिरी की आवाज एक ही बात को बार बार तेज होती जा रही थी, और कुछ ही सेकंड में गार्डों ने जेनो को एक गोलाकार रूप में घेर लिया। उनकी बंदूकें उसकी ओर तनी हुई थीं। जेनो बेहद हैरान था, यह कहना गलत नहीं होगा। वह किस प्रकार और किस तरह से बॉस के लिए खतरा था? उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सब कुछ इस तरह कैसे हो गया। वह घटना के इतनी तेजी से घटित होने को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। घुटनों के बल बैठ जाओ, जेनो। उसने उस आवाज को पहचान लिया। यह वही आवाज थी जो उस गली से आई थी जहां उसे कुछ दिन पहले अगवा किया गया था। वह धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया और अपने हाथ सिर के पीछे रख लिए। दरवाजा खुला और सेबेस्टियन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही वह घेरे में दाखिल हुआ, गार्डों ने उसके लिए रास्ता बना दिया। इसे मुझे दे दो, जेनो, सेबेस्टियन ने गुस्से से कहा। जेनो वास्तव में चाहता था कि उसके पास देने के लिए कुछ हो, लेकिन दुर्भाग्य से उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसका बॉस उससे क्या मांग रहा है। माफ कीजिए बॉस, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। उफ, जेनो का चेहरा गुस्से से दूसरी तरफ घूम गया जब उसके जबड़े पर एक जोरदार मुक्का पड़ा। जासूस, चलो फिर से इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। तुम किसके लिए काम कर रहे हो? सेबेस्टियन ने अपनी कलाई चटकाई और एक और मुक्का मारने के लिए तैयार हो गया। तुम्हारा बाप। उहग, जेनो झुक गया क्योंकि उसके पेट पर एक लात पड़ी। इस कमीने की तलाशी लो, सेबेस्टियन ने आदेश दिया। जेनो की सिर से लेकर पैर तक बेरहमी से तलाशी ली गई, और जब उसे लगा कि उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, तो किसी ने उसकी पैंट की जेब से एक छोटी सी काली वस्तु निकाली। ये क्या बकवास है? जेनो की आंखें उस अजीब वस्तु को घूरते हुए बड़ी हो गईं। आखिर वो चीज आई कहां से? उसने अपने पूरे जीवन में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। लीजिए बॉस, यह एक ट्रैकर और रिकॉर्डर है, गार्ड ने चिप अपने बॉस को सौंप दी। तू हरामखोर, सेबेस्टियन ने जेनो को जमीन पर गिरा दिया और उसके चेहरे पर बेरहमी से घूंसे मारे। जेनो ने अपनी पूरी क्षमता से मुक्कों को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह अपनी ओर लक्षित सुनियोजित मुक्कों से खुद को बचाने में सक्षम नहीं था। इसे कालकोठरी में डालो, सेबेस्टियन ने गुस्से में आदेश दिया और वहां से चला गया, अपनी कार में बैठा और चला गया। जब जेनो को एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया और उसके हाथों को उसके सिर के ऊपर जंजीरों से बांध दिया गया, तो वह खून की उल्टी करने लगा। वह उस अंधेरे, शांत कमरे में अकेला रह गया था। वह इतनी खामोश थी कि अगर कोई पिन फर्श पर गिरती तो उसकी आवाज भी सुनाई देती। उसे सुबह नाश्ता न बनाने का पछतावा हो रहा था। अब उसका पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था और वह जानता था कि कुछ खाने में उसे बहुत देर लग जाएगी। उसे कैद हुए कई घंटे बीत चुके थे। खून बहने से उसके हाथ सुन्न हो गए थे, उसे चक्कर आ रहे थे और भूख व थकान से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। कुल मिलाकर उसकी हालत बहुत खराब थी। अपने बॉस के प्रति उसकी नफरत उनकी पहली मुलाकात के दिन से ही साबित हो चुकी थी, लेकिन उस क्षण उसकी नफरत और भी बढ़ गई। वह गहरे से गहरे महासागरों से भी गहरी हो गई।
वह चाहता था कि काश उसके माता पिता उस दुर्घटना का शिकार न हुए होते, तो उसे कोई मेडिकल बिल नहीं चुकाना पड़ता और न ही उसकी मुलाकात उस राक्षस जैसे बॉस से होती। दरवाजा अचानक खुला और कमरे में बहुत तेज रोशनी फैल गई। जेनो को अचानक हुई इस तेज रोशनी से आंखें अभ्यस्त होने के लिए अपनी आंखें सिकोड़नी पड़ी। तुम आश्चर्यों से भरे हो, सेबेस्टियन ने धीरे धीरे अपने जंजीरों में बंधे गार्ड के पास पहुंचते हुए कहा। सेबेस्टियन ने देखा कि जेनो जंजीर से बंधा हुआ और घायल लग रहा था, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। अगर जेनो ने उसे सच नहीं बताया तो वह उसे और भी प्रताड़ित करने या फिर जान से मारने के लिए भी तैयार था। तुमने ये सब मेरे पिता के साथ मिलकर पहले से ही प्लान किया था, है ना? सेबेस्टियन ने खतरनाक लहजे में जेनो की तरफ इशारा करते हुए कहा। अफसोस, वो चाल अब पुरानी हो चुकी है। उसे और तुम्हारा पता लगाना जरा भी मुश्किल नहीं था। अब बताओ, वो रिकॉर्डिंग कहाँ है? सेबेस्टियन ने अपनी बंदूक के मुहाने से जेनो का थका हुआ चेहरा ऊपर उठाया और उसे अपनी सूजी हुई पलकों से देखने के लिए मजबूर किया। मुझे उत्तर दो, उसने बंदूक के पिछले हिस्से से जेनो के चेहरे पर वार किया। जेनो को जोर जोर से खांसी आ रही थी, उसके मुंह से खून निकल रहा था, शरीर बेजान सा ढीला पड़ा हुआ था क्योंकि जंजीर ने उसे जमीन से 1 इंच ऊपर लटका रखा था। मुझे पहले भी पता नहीं था कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि वह वस्तु क्या थी या कहां से आई थी। जेनो ने दृढ़ स्वर में बोलने की कोशिश की। अगर उसकी नानी खतरे में नहीं होती तो वह सेबेस्टियन को बहुत खरी खोटी सुनाता। इस शख्स के बारे में उसकी नानी ने उसे हमेशा सावधान रहने की चेतावनी दी थी। वे धनी, शक्तिशाली और निर्दयी थे। वे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी कीमत पर आपका इस्तेमाल करते थे, और एक बार उनका काम हो जाने पर वे आपको कचरे की तरह फेंक देते थे। और अगर उन्हें किसी भी तरह का खतरा महसूस होता है तो आपका अंत निश्चित है। दुर्भाग्य से अब यही स्थिति उसके साथ थी। धिक्कार है, सेबेस्टियन ने गुस्से में कहा। एक और जोरदार प्रहार जेनो के पेट पर पड़ा। तू सच में मरना चाहता है? सेबेस्टियन गुर्राया और जेनो की आंखों के बीच बंदूक तान दी। जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाला था, उसके पिता की गंभीर आवाज पीछे से आई। इस पागलपन को रोको, सेबेस्टियन। श्री ओरियन अपने 2 गार्डों के साथ कमरे में चले गए। उसे छोड़ दो, श्री ओरियन ने अपने बगल में खड़े दोनों गार्डों को आदेश दिया। उन्होंने चेन को ढीला करके जेनो को नीचे उतारा। जेनो को जैसे ही मुक्त किया गया, वह फर्श पर गिर गया। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया था। उसके हाथों में कोई संवेदना महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन वह किसी तरह खड़ा हो गया और धीरे धीरे अपने हाथों को हिलाने लगा ताकि उनमें रक्त प्रवाह तेज हो सके। तुम्हें किसने अंदर बुलाया? तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। सेबेस्टियन का लहजा खतरनाक था। श्री ओरियन ने कहा, अपने पिता के साथ ऐसा व्यवहार करना ठीक नहीं है, बेटा। जेनो, तुम जा सकते हो। केन परेशान है। श्री ओरियन ने गार्डों को जेनो को बाहर निकालने में मदद करने के लिए कहा। मेरी सहमति के बिना नहीं, जेनो। यहीं रहो। सेबेस्टियन ने जेनो की ओर सीधे देखते हुए आदेश दिया, मानो उसे चुनौती दे रहा हो कि वह उसकी बात न माने। यह पहली बार था जब उसने जेनो का नाम लिया था। जेनो वहीं खड़ा रहा। वह उन दोनों में से किसी को भी और भड़काना नहीं चाहता था। इस जीवन में उसका भाग्य इतना खराब रहा कि वह एक पिता और पुत्र के बीच के आपसी झगड़े में फंस गया, जो उसके पतन का कारण बन सकता था। बेटे, इस मामले में लड़के को मत खींचो, श्री ओरियन ने कहा। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे वो निर्दोष हो। लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बातें स्पष्ट करने दो, पिताजी, सेबेस्टियन ने व्यंग्यपूर्वक कहा। वह जेनो के पास गया और उसके पीछे खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। तुमने मेरे लिए जिस मूर्ख को काम पर रखा है, उसने बाहर किसी और के साथ मिलकर मेरे घर की जासूसी करने की साजिश रची। सेबेस्टियन ने जेनो के घुटने के पीछे लात मारी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। जेनो दर्द से कराह उठा। उसकी सारी बची हुई ऊर्जा खत्म हो रही थी और उसे लग रहा था कि वह किसी भी क्षण बेहोश हो जाएगा। सेबेस्टियन, अब सुनो मूर्ख, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें धीमी और दर्दनाक मौत दूंगा। बस करो। श्री ओरियन दहाड़ते हुए सेबेस्टियन और जेनो की ओर देखने लगे, जो अब जमीन पर घुटनों के बल बैठा था।
उसकी बची हुई आखिरी ताकत भी खत्म होने वाली थी। मैंने जेनो को आप और केन के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए और अपने पोते के आराम के लिए काम पर रखा है, क्योंकि उसके पिता को अपने बेटे से प्यार करना नहीं आता, श्री ओरियन ने दृढ़ता से कहा। क्या यह जानी पहचानी सी बात नहीं लगती? सेबेस्टियन के प्रश्न में व्यंग्य था। इसे तुरंत रोकें और जेनो को जाने दें, श्री ओरियन ने आदेश दिया। धड़ाम! जेनो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे आखिरी बात जो याद थी वह यह थी कि किसी की आवाज उसे कमरे से बाहर ले जाने के लिए कह रही थी। सेबेस्टियन बैठक कक्ष में बैठा था। वह अब भी गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन उसने अपने बच्चे के सामने इसे न दिखाने की कोशिश की, जो जेनो को लेकर बेहद चिंतित था। पिताजी, क्या जेनो ठीक हो जाएगा? केन ने बैठक कक्ष में दूसरे सोफे पर बैठते हुए पूछा। वह ठीक है, केन। उसके बारे में चिंता मत करो, सेबेस्टियन ने भावहीनता से कहा। रात के 9 बज चुके थे और डॉक्टर अभी भी जेनो के कमरे में उसके घावों का इलाज और पट्टी बांध रहे थे। उसे इस बात से बहुत गुस्सा आता था कि उसे अपना पैसा उस व्यक्ति के इलाज पर खर्च करना पड़ रहा था जिससे वह इतनी नफरत करता था। सो जाओ, केन। तुम उससे कल सुबह मिलोगे। लेकिन पिताजी, केन ने मना करते हुए अपने पैर पटके। निकोल, सेबेस्टियन ने धीमी आवाज में पुकारा। जी सर, निकोल तुरंत उनके बगल में प्रकट हुई। केन को उसके कमरे में ले जाओ, उसने आदेश दिया। जी सर, बटलर, निकोल ने जवाब दिया। वह केन के पास गईं और उसके स्तर तक नीचे बैठ गईं। केन, बिस्तर पर चलो। जेनो बहुत थका हुआ है और उसे ठीक होने के लिए सोने की जरूरत है। क्या तुम उसे परेशान करना चाहोगे? बटलर निकोल ने केन से कहा। केन ने इस बात पर विचार करते हुए अपने होंठ सिकोड़ लिए। वह निश्चित रूप से चाहता था कि जेनो फिर से मजबूत हो जाए ताकि वह उसके साथ खेल सके। उसे परेशान न करना ही सबसे अच्छा विकल्प लग रहा था। ठीक है, केन सोफे से नीचे कूद गया। मैं उससे कल मिलूंगा, है ना? उसने बटलर निकोल से उम्मीद भरी नजरों से पूछा। हाँ केन, तुम मिलोगे, बटलर निकोल ने जवाब दिया। उसने केन का छोटा सा हाथ पकड़ा और उसे सीढ़ियों से ऊपर उसके कमरे तक ले गईं। सेबेस्टियन वहीं बैठा अपने छोटे बेटे को सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देख रहा था, इस उम्मीद में कि कल सुबह जब वह जागेगा तो उसे अपना मैनी देखने को मिलेगा। उसने जेनो को भेजने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया। अपने पिता से नफरत करने के बावजूद एक बात में वह सही था, केन को जेनो से बहुत लगाव हो गया था। जेनो को अभी उससे दूर ले जाना केन के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा, वह ऐसा नहीं चाहता था। उसे अपने पिता के साथ कुछ समय पहले हुई संक्षिप्त और तीखी बातचीत याद आ गई जो उसने जाने से पहले की थी। उसने उसे सब कुछ बता दिया था कि कैसे हुआ था। उसके पिता के पास अपनी मनचाही चीजें हासिल करने के साधन थे। यही वजह है कि वह केन के स्कूल के निगरानी कैमरे के सामने जेनो के साथ हुई घटना का वीडियो प्राप्त करने में सक्षम थे। इसे देखने के बाद अपने बेटे की मां के प्रति उसकी नफरत एक नए स्तर पर पहुंच गई। उसे पता चला कि जेनो इतने समय से निर्दोष था, जैसा कि वह कह रहा था, लेकिन फिर भी वह उसे पसंद नहीं करता था और न ही उस पर भरोसा करता था। उसने जेनो की पृष्ठभूमि की जांच की थी और उसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया था, सिवाय इसके कि वह पैसे के लिए एक भूमिगत अखाड़े में मुक्केबाजी करता था और उसके पास ब्लैक बेल्ट थी। लेकिन वह उसे सिर्फ पसंद ही नहीं करता था, शायद वह ईर्ष्यालु था। ईर्ष्यालु कि उसका बेटा एक साधारण मैनी को उससे ज्यादा पसंद करता था, जबकि वह उसका पिता था, या शायद वह जेनो से नफरत करता था क्योंकि वह निम्न वर्ग से आता था। उन्हें पूरा यकीन था कि अपने बेटे के मैनी बनने के पीछे उनका कोई गुप्त मकसद था। सेबेस्टियन किसी पर भरोसा नहीं करता था, उसका मानना था कि लोग हमेशा आपके भरोसे को धोखा देते हैं। जेनो उसकी पूर्व पत्नी के लिए काम नहीं कर रहा था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह किसी और के लिए काम नहीं कर सकता था। वह मनुष्यों को लालची जानवर के रूप में जानता था और इंसान की फितरत कभी नहीं बदल सकती। उसे पूरा यकीन था कि जेनो उससे चोरी करने का कोई न कोई तरीका जरूर ढूंढ लेगा, वे हमेशा ऐसा ही करते हैं। उसने उसे यह दिखाने का फैसला किया कि उसके बेटे के करीब रहने का मतलब यह नहीं है कि उसे उससे कोई दौलत मिलेगी।
वह जानता था कि निम्न वर्ग के लोग कितने लालची और स्वार्थी हो सकते हैं। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि जेनो कुछ छिपा रहा है और वह उसे कई तरह के जाल में फंसाकर इसका पता लगाने वाला था। उसने सीढ़ियों से नीचे आते कदमों की आहट सुनी और ऊपर देखा तो डॉक्टर जेनो के कमरे से नीचे आ रहा था। उसके हाथों में एक मेडिकल फाइल थी। मेरा काम हो गया, सेबेस्टियन ने अपने बगल में खड़े डॉक्टर को कहते सुना। उसने केवल सिर हिलाकर जवाब दिया और अपनी निगाहें अपने फोन पर टिकाए रखीं। उसने अपनी झुंझलाहट को काबू में रखने के लिए दांत भींच लिए और तिरछी नजर से देखा कि डॉक्टर सोफे पर उसके बगल में बैठ गया है। आपको पता है, आपकी निराशा का कारण वह लड़का नहीं है, डॉक्टर ने सोफे पर आराम से बैठते हुए कहा। अपनी बातों पर ध्यान दो, एजरा, सेबेस्टियन ने धमकी भरे लहजे में चेतावनी दी। मैं बस इतना कह रहा हूं। क्या तुमने उस लड़के को देखा है? तुमने लगभग उसे उसकी दादी जैसी ही हालत में पहुंचा दिया था। एजरा ने अपना सिर हिलाया और सेबेस्टियन की ओर मुड़ा। अगर तुम उससे इतनी नफरत करते हो तो उसे अपने पास क्यों रखते हो? एजरा ने सावधानी से पूछा। मैंने कहा, अपने काम से मतलब रखो। सेबेस्टियन ने बंदूक निकाली और उसे एजरा के सिर पर तान दिया। शांत रहो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। शुभ रात्रि मेरे प्रिय मित्र। एजारा ने धीरे से अपने चेहरे से बंदूक हटाई और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। सेबेस्टियन गुस्से से देखता रहा जब एजरा बेफिक्री से उसके घर से बाहर निकल गया। 5 साल पहले एजरा उसका अच्छा और भरोसेमंद दोस्त था, लेकिन अपनी पूर्व पत्नी के साथ हुई घटना के बाद उसने सभी से नाता तोड़ लिया, सिवाय एजरा के, जिसने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि वह अब उसे दोस्त के रूप में नहीं चाहता। एजरा ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने उससे संपर्क बनाए रखने पर जोर दिया, और उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी जब वह उसके करीब होने का फायदा उठाकर ऐसी बातें कहता था जो उसकी सीमा से बाहर थीं। उसे अपने करीब आने से रोकने का कोई तरीका ढूंढना था, लेकिन वह जानता था कि यह असंभव था। एजरा काफी लंबे समय से उनका पारिवारिक डॉक्टर रहा है। उसने आह भरी और जेनो के कमरे की ओर देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह जाग गया होगा। इसलिए नहीं कि उसे परवाह थी, बल्कि इसलिए कि वह अपने बेटे की खातिर चाहता था कि वह जाग जाए। वह नहीं चाहता था कि कल सुबह उठते ही उसका बेटा उसके बारे में चिंता करे, और वह नहीं चाहता था कि वह इसे बहाना बनाकर काम से जी चुरा ले। अगर उसे अपने घर में रहना था तो उसे इसके लिए काम करना पड़ता था।